बच्चों, मैं प्रिया राठौर और आपकी बहुत सारी डिमांड्स और कमेंट्स के बाद आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ क्लास 12th का इस साल का पहला वन शॉट, जो कि चैप्टर नंबर 1 का है। और खुश तो बहुत होंगे आप आज, वो अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, और साथ में मोगेम्बो खुश हुआ जैसी आपके मन में जो लड्डू फूट रहे होंगे शॉट्स को देखने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वन शॉट, जो कि हमारा है क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और क्योंकि ये चैप्टर बहुत शॉर्ट में है तो मैं यही हमेशा, जो कि आपको पता है, ये भाई जो चैप्टर हमने 10 लेक्चर में किया है उसको जब वन शॉट में लेकर आएंगे तो काफ़ी चीज़ें उसमें मिस होती है, तो डिटेल के लिए आपको क्लास ही देखनी होगी। हम यहाँ पे उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जनरली कवर पूरा चैप्टर हो जाएगा मैक्सिमम 99%, लेकिन जो बोर्ड के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से। ठीक है, चलिए, जिन पर लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उस हिसाब से जो है ये वन शॉट रहेगा। तो क्विक रिवाइज के लिए आज हम वन शॉट लेकर आए हैं, तो शुभारंभ करते हैं और नाम लेते हैं जय कोशिका मैया, जैसे कि मैं कहती हूँ, तो वही शुरू करते हैं। जो हमें इस चैप्टर में पढ़ा था या पढ़ेंगे आज हम, वो देख लेते हैं इस पार्ट में, या इस आज वन शॉट में जीवन अवधि के बारे में, जनन के बारे में, जनन के प्रकार के बारे में, जो कि अलैंगिक व लैंगिक जनन रहेंगे, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, फिर जनन के महत्व और अलैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर। ये कुछ मेन टॉपिक्स इस वन शॉट में आ जाएंगे। तो बात करते हैं जीवन अवधि की, और जीवन अवधि क्या है, जिसे हम कहते हैं लाइफ स्पान। जीवन के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तक का समय या अवधि उसकी जीवन अवधि कहलाती है। एक कोशिकीय जीवों को अमर जीव भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। जीवन अवधि क्या है कि जब कोई भी लाइफ, कोई भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पर जन्म लेता है तो उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक, प्राकृतिक मृत्यु जब उसका ब्रेन, हार्ट सब कुछ डेड हो जाता है, ठीक है, और ऐसा नहीं कि वो कोमा में पड़ा हुआ है तो आप उसको मृत्यु कह दोगे। प्राकृतिक मृत्यु इन द सेंस वो, या आपकी जो नॉर्मल लाइफ स्पान होता है कि हम कहते हैं कि एवरेजल एक मनुष्य जो है वो 70 साल जीता है, तो ये उसका क्या हो गया, एक लाइफ स्पान यानी कि जीवन अवधि हो गई। लेकिन उन्हीं में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि कौन से ऐसे जीव है जो अमर जीव कहे जाते हैं, तो एक कोशिकीय जीवों को हमेशा अमर जीव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका रीजन क्या है कि जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव है, और अमीबा जब जनन करता है, मतलब अमीबा जब अपनी मृत्यु के करीब आता है, तो वो 2-3 विधियां पाई जाती है इसमें जनन की, जो अभी हम देखेंगे। लेकिन एक जो हम बात कर लेते हैं कि ये अपनी इसी कोशिका को 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त कर देता है, और विभक्त करने के बाद हर एक पार्ट जो है वो नया अमीबा बना लेता है। तो इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि ये जो नए अमीबा है ये पुराने अमीबा से ही बने हुए हैं। इनमें जो कोशिका आई है, जो कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, डीएनए, जो कुछ भी आया है वो सब पुरानी कोशिका से आया है। और ये पुरानी कोशिका, हम ये कह सकते हैं कि नए जीवों में पुराने अमीबा का भी कुछ भाग है, यानी कि पुराने अमीबा इसमें जिंदा है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये अमर जीव है, क्योंकि ये कभी नहीं मरती, इनकी एक कोशिका से ही दूसरी बन जाती है। हमें ऐसा नहीं होता। हमें क्या होता है, हम मर जाते हैं। हमें जो है जरूर हम बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन उस बच्चों में तो मिक्सचर होता है पेरेंट्स का, और एक नया जीव उत्पन्न होता है। एक कोशिका से फिर नया जीव बनता है। मरने के बाद हमें तो जला या दफना दिया जाता है। तो हमारी ये जो कोशिका है उसका कोई पार्ट आगे नहीं जाता, इसीलिए हम अमर नहीं है। जबकि एक कोशिकीय जीव क्या कहलाते हैं, अमर जीव कहलाते हैं। उदाहरण आप लिख सकते हैं अमीबा, और भी है, पैरामीशियम है, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं, युग्लिना है। उदाहरण है अमीबा और पैरामीशियम। बात करते हैं, प्रत्येक जीव की जीवन अवधि अलग अलग होती है। भाई कुछ जीवन अवधि आपकी एनसीईआरटी बुक में बड़े बड़े फोटोग्राफ लगा के दे रखी है। अगर हम बात करते हैं सीबीएसई, आरबीएसई या किसी और की, तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन यूपी बिहार में इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे हुए, इसीलिए मैंने फिर इनको लिया है। जैसे पहले अगर हम बात करें तो हाथी जो है वो 65 से 90 साल तक जीता है। उसके बाद बरगद का ये 200 साल जिंदा रहता है।
केला जो है 10 से 15 माह तक जिंदा रहता है। ये पूछे हुए कुछ क्वेश्चन है, उसके आधार पर मैंने लिए, सारे नहीं दिए। एनसीईआरटी में इनके फोटोग्राफ के साथ इनकी उम्र लिखने के लिए बोला हुआ है। और गाय है जो 20 से 25 साल। पादप कोई भी प्लांट है तो उसकी उम्र 1000 साल मैक्सिमम गिनी जा सकती है। जैसे बरगद तो आप देख रहे हैं 200 साल, आपने कहीं सुना होगा कोई पेड़ जो है 400, 700, 800 साल भी जिंदा रहता है। कुत्ता, इसकी पूछी हुई है कई बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में, हाथी की पूछी हुई है, ठीक है, तो कुत्ता 10 से 12 साल तक जिंदा रहता है। कछुए की पूछी हुई है 150 से 200 साल तक। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे पूछी हुई है। और इसके साथ एक और चीज जो मैंने आपको क्लास में बताई थी उस टाइम कि मे फ्लाई का कई बार अगर पूछा जाए आपको तो पूछा जा सकता है। हालांकि एनसीईआरटी में इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। मे फ्लाई जो होती है उसका जीवन 1 दिन गिना जाता है। कई बच्चे कहते हैं कि मैम हमने तो पढ़ा है कि 3 से 4 सप्ताह होता है, लेकिन वो उसका जीवन चक्र है। लाइफ स्पान हम अगर देखें, मे फ्लाई जो लाइट के कीड़े होते हैं उनमें बहुत छोटी फ्लाई होती है। ऑथेंटिक बुक इसको 1 दिन ही लिखती है। बोल सकते हैं कि सबसे कम जीवन काल किसका होता है, तो मे फ्लाई का होता है, ठीक है, ये बात आप याद रख सकते हैं। अब देखो एक चीज जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हमने जीवन अवधि की बात कर ली कि जीवन अवधि क्या होती है और जनन क्यों जरूरी है, ये सारी कहानी कर ली। लेकिन जनन ऐसे नहीं कि आप पैदा हुए और आपने जनन करना शुरू कर दिया। ऐसा तो है नहीं कि आप मम्मी के पेट से शुरू होते हैं और मम्मी के पेट से जैसे ही बाहर आते हैं आपके भी बच्चे होना शुरू हो जाते हैं। या आप ही छोड़ो, और भी कोई एनिमल ले लो कि जो डॉग है, डॉग का बेबी, ऐसा तो नहीं है कि भाई बेबी डॉग जो पप्पी होता है उसके भी बच्चे होना शुरू हो जाते हैं। या प्लांट, पौधे को देख लो, पौधा जो है जब छोटा होता है तो उस पर मतलब सब पौधे अलग अलग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका बीज से अभी पौधा निकला है और उसमें से ही फूल निकलना शुरू हो गए, टाइम लगता है। तो इस प्रक्रिया के हिसाब से हम कहते हैं कि हम जनन की जो प्रक्रिया है या जनन का जो प्रोसेस है वो ऐसे ही नहीं आता, एक प्रक्रिया चलती है, एक टाइम पीरियड लगता है हमें जनन करने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें तो जब हम जन्म लेते हैं उसके बाद हमारा एक पीरियड होता है जहां पे हम वृद्धि करते हैं, है ना, हमें क्या होती है, वृद्धि होती है। वहीं हम जन्मे, हमारा थोड़ा हाइट बढ़ी, बॉडी बढ़ी, और सब में, सारे एनिमल्स में। उसके बाद हमारे पास एक अवस्था आती है जिसको हम कहते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था जनरली अगर हम मानवों में देखते हैं तो हम कहते हैं कि 11 से 12 वर्ष के अंतर में जो है किशोरावस्था शुरू हो जाती है। अब यहाँ जन्म से लेकर इस किशोरावस्था तक हम क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या आनी है, इस किशोरावस्था के बाद ही हमारी जनन अवस्था आनी है। मतलब इस अवस्था में आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं। तो इस किशोरावस्था और जन्म के बीच में एक ऐसा काल आएगा जब हम जनन की तैयारी करेंगे। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चेंज होंगे, है ना, वही 11 से 12 वर्ष के अंतरण में किशोरावस्था, जिसको आप टीन एज कहते हैं, वो शुरू हो जाती है। और उनमें क्या होता है, हमारे जनन की तैयारी हो रही होती है। हमारे अगर ह्यूमंस की बात करें तो उनके जननांग विकसित हो रहे होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन विकसित हो रहे होते हैं, है ना। जनरली हमें 11 से 12 साल के बाद हम देखते हैं कि मेल्स और फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टर, है ना, वो दाढ़ी आना, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाना, ये सब 11 से 12। लेकिन उससे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के बाद या अगर मेल में देखें तो दाढ़ी मूछें आने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं कि हम जनन के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके बाद हमारी जनन अवस्था शुरू हो जाती है। लेकिन उससे पहले की अवस्था में हम तैयारी कर रहे होते हैं, वो सब चीजों को बना रहे होते हैं, बॉडी के अंदर वो सब कुछ बन रहा होता है जिससे हम क्या कर रखे हैं, करेंगे, जनन करेंगे। लेकिन पादपों में इस अवस्था को क्या कहा जाता है, कायिक अवस्था कहा जाता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, ये पूरी जो यहां से यहां तक की अवस्था है इसको क्या कहेंगे, कायिक अवस्था, वेजिटेटिव पीरियड, क्योंकि इस अवस्था में भी उनमें जनन नहीं होता। उसके बाद फिर उनमें क्या होता है, जनन होता है। और हर जीव या जंतु एक जैसे जनन नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आप जो है 11 या 12 साल के बाद जब आपकी टीनेजर शुरू हो जाएंगी, जब सेक्सुअल कैरेक्टर शुरू हो जाएंगे, आप जनन करेंगे। डॉग का अलग जनन काल होता है, वो अलग तरह से जनन करता है, उसका सीजन आता है। कुछ पेड़ या पौधे ऐसे होते हैं, प्लांट भी, और कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो सीजनल ब्रीडिंग करते हैं। सीजनल क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं या ब्रीडिंग करते हैं।
जैसे अगर हम बोलें कि चावल है, गेहूं है, ये बेचारे जो होते हैं वो 1 वर्षीय होते हैं। चावल या गेहूं आप कितनी बार साल में कितनी बार बोते हो? जब उनका सीजन आता है। तो चावल या गेहूं की अगर हम बात करें तो वो 1 वर्षीय होते हैं। बेचारे जीवन में जो है एक ही बार जनन करते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। एक बार बस जीवन में। ऐसा तो है नहीं कि आज आपने गेहूं बोया, उसका ऊपर का गेहूं काट लिया, वही गेहूं अगले साल वापस उसी तने से वापस नया गेहूं आ जाएगा। एक गेहूं काटा आपने, खत्म, उसकी जीवन खत्म, उसका जीवन अवधि खत्म, लाइफ साइकिल खत्म। अब आपको दूसरी बार नया बीज बोना पड़ेगा। तो जीवन में एक ही बार जनन करते हैं ये चावल, गेहूं, ऐसे। हमें ऐसा होता है कि नहीं, हम तो भाई इस अवस्था के गुजरने के बाद हम एक लिमिटेड पीरियड तक कभी भी क्या कर सकते हैं, कितनी बार भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, है ना। उसकी भी हाई लिमिट है, लेकिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बार। तो ये 1 वर्षीय होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जैसे कि बांस, भाई ये नाम और ये जो है बांस का हाईलाइट कर रही हूं मैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट लगा रही हूं, बांस, है ना, बैम्बू। तो बैम्बू की क्या खासियत होती है? बैम्बू तो अपने जीवन काल में, यानी कि अगर 50 वर्ष के बाद जो है वो क्या करता है, पुष्पन करता है, वो भी एक ही बार। कई बार कंपटीशन एग्जाम में और बोर्ड में भी पूछा जाता है कि ऐसा निम्न में से ऐसा कौन सा पौधा है जो जीवन में एक बार जनन करता है या एक बार पुष्पन करता है, वो कौन है? या 50 वर्षों में सिर्फ एक बार। 50 से 100 वैसे एनसीईआरटी लिखती है, 50 से 100 वर्ष के बीच में भी कुछ होते हैं, 50 से 100 वर्षों तक ऐसे कुछ होते हैं जो सिर्फ एक बार पुष्पन करते हैं, तो वो है बांस। एक और आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है। भाई इंपॉर्टेंट चीजें ही बता रही हूँ मैं, पूरी कहानी नहीं पढ़ रही यहाँ पे। उसके बाद जनन के बाद क्या हो जाएगी? भाई जनन के बाद मृत्यु हो जाएगी, है ना। और मृत्यु से पहले क्या आएगी? जीर्णता, जिसको हम कहते हैं बुढ़ापा, एजिंग हो जाएगी। एक और नाम दिया है नीला कुरंजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कंपटीशन से लेकर बोर्ड में भी पूछा है, इसको 60 मत समझना। इसका क्या नाम है? इसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रॉबिलेंथस कुनियाना, साइंटिफिक नेम। ये कहाँ उगता है? ये केरल, तमिलनाडु, इधर की साइड उगता है, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, इन साइड में उगता है। क्या खासियत है कि ये 12 वर्ष में एक बार पुष्पन करता है, लेकिन इस एक बार और इस एक बार में अलग है। ये जीवन में एक बार है भाई, ये वाले, जैसे ये है गेहूं, ये है गेहूं। बांस जरूर 50 वर्षों के बाद भाई इतना जिएगा अगर तो कर सकता है, तो भले आप जो है बांस से हटा सकते हो। ये जो है वो जीवन में एक बार करते हैं, जीवन में एक बार, ठीक है। ये 12 वर्ष में क्या होता है? ये पीले कलर के फूल होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष में एक ही बार पुष्पन करते हैं। इसमें एक ही बार पुष्पन होता है, पुष्प लगते हैं, फ्लावरिंग होती है। और लास्ट आपके एनसीईआरटी में दे रखा है 2006 में, सितंबर अक्टूबर के शायद कुछ ऐसा मंथ भी दे रखा है, तब इसमें पुष्पन हुआ था। तो अब जब कब होगा? अब नेक्स्ट 12 साल बाद होगा, मतलब 2000 साल से 12, 2006 से 12 और गिन लो, कितना हो गया भाई? ये हो गया आपका 12 और 6 में 12 जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे? 18, ठीक है। मतलब कि 2018 के आसपास जो है इसमें पुष्पन होना चाहिए था, पर शायद अभी हुआ नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। शायद 2022 या 23 में इसका पुष्पन होगा, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी में ये लाइन दे रखी है, गूगल कुछ थोड़ा सा अलग कहता है, लेकिन 2006 आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि 2006 में, मतलब 12 वर्ष में। तो ये ऐसा नहीं है, एक बार नहीं करता, ये अब करा है 2006 में, तो अब 12 साल बाद करेगा, फिर 12 साल बाद करेगा। इनका ऐसा नहीं है, ये 1 वर्षीय नहीं है। 1 वर्षीय तो ये है, ये चावल, गेहूं, मक्का। समझ गए आप बात को? ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं जनन की, जिस पे हमें आना है, तो जनन क्या है? तो आपने देखा कि हर इंसान या हर एनिमल की, जीव की मृत्यु निश्चित है।
सिवाय एक कोशिकीय जीव जो अमर कहलाते हैं। लेकिन इस मृत्यु के बाद अगर हर जीव मर जाएगा तो पृथ्वी पर तो कुछ रहेगा ही नहीं, सबके सब नष्ट हो जाएंगे, इंसान नष्ट हो जाएंगे, जानवर, एक आखिरी इंसान जो रहेगा वो मर गया और बस दुनिया खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता, पृथ्वी पर बार बार नए जीव उत्पन्न होते रहते हैं और उनकी स्पीशीज बनी रहती है। तो इस जीव को बनाए रखने के लिए उन्हें एक प्रक्रिया करनी पड़ती है जिसे हम कहते हैं जनन या रिप्रोडक्शन। क्या है जनन? अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता जो है वो क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। ठीक है, और क्यों करते हैं जीव जनन? क्यों करते हैं? अपनी जाति को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रजाति को विकसित करने के लिए जो है जनन की प्रक्रिया यानी रिप्रोडक्शन करते हैं। जनन एक जैविक प्रक्रिया या प्रक्रम है जिसमें जीव अपने ही समान जीव को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये परिभाषा है। जनन के प्रकार क्या करता है? जैसे कि मान लो आम का पेड़ है तो आम के पेड़ से भाई आम ही उगेगा, आम का बीज उगेगा, है ना। इंसान है, इंसान से इंसान का बच्चा होगा, कुत्ते से कुत्ते का बच्चा होगा। ऐसा तो नहीं है कुत्ते से जो है वो भेड़ पैदा हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो समान जीव उत्पन्न होंगे, अपने ही समान। ठीक है, जनन के प्रकार है। अगर हम पादप और जंतुओं के आधार पर जीवों में जनन को देखें तो हमारे पास बेसिकली जनन के दो प्रकार हैं। पहला है अलैंगिक जनन जिसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, और दूसरा है लैंगिक जनन जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये दो कहानियां हैं हमारे पास जनन की, इसे ही हमें डिटेल में पढ़ना है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले अलैंगिक जनन जिसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जब जनन की प्रक्रिया में केवल एक जनक, जैसे कि अभी हमने अमीबा देखा, अकेला एक अमीबा ही अपने आगे की संतति को बढ़ा रहा है, एक से ज्यादा अमीबा पैदा कर रहा है अकेला, या एक बोल सकते हैं एक जनक, क्योंकि जो हमें पैदा करता है वो क्या कहलाता है? हमारा पेरेंट कहलाता है। तो जो संतति उत्पन्न हो रही है उसके पहले वाले को हम क्या बोलेंगे? जनक ही तो बोलेंगे। तो जब एक जनक अकेला ही नए जीव की उत्पत्ति करता है या उसका कोई कायिक भाग जैसे कि मान लो मेरा हाथ कट जाए और इस हाथ से नया जीव उत्पन्न हो जाए, मतलब पूरा के पूरा एक नई प्रिया उत्पन्न हो जाए, तो उसको बोलते हैं कायिक। लेकिन हम में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, हमें ऐसा नहीं होता है ना, छोटे जीवों में होता है। जैसे अमीबा में हुआ, अमीबा टूटा और टूट के 3 या 4 बना दिए और चारों से नए अमीबा बन गए। गुलाब का पेड़, आप गुलाब लगाते हैं कभी तो आपने देखा होगा गुलाब की एक टहनी हम काट के जो है वो क्या कर देते हैं? दूसरे गमले में लगा देते हैं तो उससे नया गुलाब बन जाता है। इसको कहते हैं कायिक भाग से, क्योंकि इसमें क्या हुआ, शरीर का कोई भाग जो है वो पूरे संपूर्ण जीव का निर्माण कर रहा है। तो ये दोनों चीजें किसमें आती है? अलैंगिक जनन में आती है। यदि संतति की उत्पत्ति एक जनक से प्राप्त कोशिका या जीव के किसी भी कायिक अंग से प्राप्त होती है, ठीक है, कायिक अंग मतलब वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव का मतलब वही कोई भी हिस्सा, चाहे अगर हम पादपों की बात करें, जनरली ऐसा प्लांट्स में होता है ना, तना, पत्ती, जड़, इनको काट के कोई नया बना दे तो फिर हम उसे कहेंगे अलैंगिक जनन। तो इस प्रकार का जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। कहाँ कहाँ होता है ये? अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट इसके एग्जाम्पल है। प्लांट भी आप ले सकते हैं, पौधे, लेकिन पौधों में लैंगिक जनन भी होता है, कुछ पौधों में ही जो है अलैंगिक जनन होता है, कायिक जनन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, कायिक वाला मिलेगा इसमें, जब कायिक वाला पढ़ेंगे तो ये एग्जाम्पल में आएगा। अलैंगिक जनन प्रायः एकल जीव, जैसे कि अमीबा, एकल जीव मतलब एक कोशिकीय जीव, ठीक है, जैसे हमने अमीबा देखा। पादप, जो कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, गुलाब वगैरह। निम्न कोटि के जीव, निम्न कोटि के जीव में मतलब वही अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, हाइड्रा आ गया, ये सब निम्न कोटि के जीव है ना। हायर कैटेगरी के एनिमल्स में जैसे आप हैं, है ना, मेंढक है, मछली है, कबूतर है, पक्षी वक्षी है ना, लिजार्ड्स हैं, ये सब हायर कैटेगरी में आते हैं। निम्न कोटि के या कम विकसित जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कहाँ कहाँ मिलता है। अलैंगिक जनन के प्रकार, या आपसे अगर पूछ लिया जाए तो अलैंगिक जनन की विधियां, ये सबसे कॉमनली आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर मैक्सिमम टाइम इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। या तो इसकी कोई एक विधि दे दी गई है
शॉर्ट में, या फिर पूरा के पूरा लॉन्ग टाइप में एक दे दिया गया है कि अलैंगिक जनन के प्रकार बताएं, मतलब सबसे कॉमन क्वेश्चन जो है अभी तक मैक्सिमम टाइम आया हुआ है। तो क्या क्या विधियां हैं हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वो है विखंडन जिसको हम फिजन भी कहते हैं, मुकुलन बडिंग, बीजाणु जनन जिसको स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, कायिक जनन जिसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं जो मैंने अभी बताया, और फिर है हमारे पास खंडन। ठीक है, ये 5 विधियां हैं जो हमें पढ़नी है, और जैसा कि मैंने कहा इस पे शॉर्ट पे भी आता है और लॉन्ग में भी इस पे क्वेश्चन बनता है, तो इंपॉर्टेंट है ये। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो विधि है वो है विखंडन जिसको हम क्या कहते हैं, फिजन। क्या है विखंडन, नाम ही बता रहा है। हमेशा से मैं कहती हूँ कि बायोलॉजी के जो हिंदी हो या इंग्लिश हो, अगर आप उसका मीनिंग निकाल लोगे तो परिभाषा अपने आप बन जाएगी। मेरा नाम ही मेरी परिभाषा है, ये डायलॉग जो मैं हमेशा देती हूँ। क्या होगा इसमें, कुछ नहीं कि वही खेल कि कोई एक जीव होगा, चाहे वो एक कोशिकीय हो, बहुकोशिकीय हो, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, हम जनरल एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल अमीबा लेकर चलते हैं कि अमीबा में क्या हुआ कि अमीबा जो है वो किसी वजह से 2 भागों में विभक्त हो गया ऐसे, और ये दोनों भागों में यहाँ पे एक कर्व आया, अमीबा में ऐसी खांच उत्पन्न हो गई। ये खांच है ना, ये खांच उत्पन्न हो गई, और खांच उत्पन्न होने से 2 जो है छोटे छोटे बेबी अमीबा बन गए, और ये अमीबा बाद में क्या हो जाएंगे, ग्रोथ करके, वृद्धि करके एक पूर्ण अमीबा में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा पैरामीशियम में भी पाया जाता है। पैरामीशियम में मैंने आपको बताया था कि पैरामीशियम में जो है वो दोनों तरह का, मतलब अनुप्रस्थ, पैरामीशियम में आपको पता है 2 केंद्रक पाए जाते हैं, तो दोनों तरह का अनुप्रस्थ और अनुलंब दोनों प्रकार का जो है वो क्या होता है, खांच आ सकती है। अगर यहाँ से खांच चाहिए इधर से और इधर से तो अमीबा ऐसे अलग हो जाएगा, और यहाँ से खांच चाहिए तो ऐसे, जिसको इधर वाली खांच को हम अनुप्रस्थ बोलते हैं और ऐसे लंबी आने वाली को अनुलंब यानी कि लॉन्जिट्यूडनल कहते हैं। अब अगर विखंडन में कोई कोशिका 2 भागों में बट रही है तो उसे हम कहते हैं द्विविखंडन, क्योंकि 2 हो रहा है, 2 में बट रही है। और अगर बहुत सारे भागों में बट रही है तो हम उसे कहते हैं बहुविखंडन। जैसे यहाँ पे 2 ही बन रहे हैं, पैरामीशियम में भी द्विविखंडन ही पाया जाता है, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे। लेकिन कुछ जीव बहुविखंडन भी करते हैं, अमीबा भी करता है कई बार बहुविखंडन, लेकिन जनरली हम कहते हैं कि इसमें द्विविखंडन पाया जाता है। ठीक है, विखंडन विधि में जीव कोशिका 2 या 2 से अधिक भागों में, दोनों बात आ गई, अगर 2 में बटेंगे तो द्विविखंडन कह देंगे, और अगर बहुत सारे खंडों में बटते हैं तो उसे बहुविखंडन कह देंगे। में विभक्त होती है, वो प्रत्येक भाग नए जीव के रूप में विकसित होता है। उदाहरण हमने देख ही लिए, अमीबा, पैरामीशियम, स्पाइरोगायरा, प्लाज्मोडियम, इन सब में, प्लाज्मोडियम में भी बहुविखंडन पाया जाता है, अमीबा में जो है बहुविखंडन से और द्विविखंडन दोनों, और पैरामीशियम में द्विविखंडन, स्पाइरोगायरा में भी बहुविखंडन पाया जाता है। स्पाइरोगायरा क्या होता है, स्पाइरोगायरा ऐसा फ्रेगमेंट लाइक होता है, और इसके हर ये टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं स्पाइरोगायरा के, और हर टुकड़े से नया स्पाइरोगायरा बन जाता है, उसी को बहुविखंडन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं खंडन की, जिसको हम कहते हैं, खंडन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, खंडन को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं इसको, फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। क्या होता है इसमें, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक कोशिका कई टुकड़ों में विभक्त हो जाती है तथा बाद में प्रत्येक भाग में नया केंद्रक निर्माण होकर नई संतति का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए इसमें भी देखो स्पाइरोगायरा आता है, वहां पे भी स्पाइरोगायरा है, यहाँ पे भी स्पाइरोगायरा है, क्योंकि है वही विखंडन है। अच्छा, खंडन में जब मल्टीपल फिजन की बात करते हैं तो एक और प्रक्रिया बताई जाती है जो मैं आपको बता रही हूँ। क्या होता है मल्टीपल फिजन में, कि एक तो ये कि भाई यही कहानी कि ये मान लो ये कोशिका है और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, है ना, सब तरफ से ये टुकड़ों में डिवाइड हो गया और बहुत सारे जो है टुकड़े बन गए, तो इसको हम बोल देंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब खंडन, और हर टुकड़े में नया केंद्रक निर्माण हो जाता है, तो उसको हम
एक तो ये हो गई, एक और ये हो गई फ्रेगमेंटेशन की बात। कई बार इंग्लिश में लिखा होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या है? मल्टीपल फिजन ये है कि मान लो ये कोशिका है, ठीक है। कोशिका में क्या होता है कि केंद्रक है, ये केंद्रक बहुत बार समसूत्री विभाजन करेगा। देखो हिंदी वालों में तो दोनों चीजों को खंडन खंडन ही दे रखा है, लेकिन मल्टीपल फिजन जो मैं आपको ये समझा रही हूँ वो मल्टीपल फिजन है, और फ्रेगमेंटेशन ये वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। ये फ्रेगमेंटेशन है। अगर आप किसी इंग्लिश बुक में पढ़ेंगे तो आपको ये दो अलग अलग मिलेंगे, कई हिंदी बुक्स भी इसको अलग कर देती हैं, ठीक है। तो ये है समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन हुआ मतलब गुणसूत्रों की संख्या तो समान ही रहेगी। ये केंद्रक जो है बहुत नए केंद्रक बना देता है ऐसे। अब ये जो नए केंद्रक बने हैं इनकी कॉमन ऊपर झिल्ली है। अब ये हर केंद्रक में झगड़ा हो जाता है ना। केंद्रक जो होते हैं बहुत सारे, पहले एक ही था आराम से जी रहा था, अब इसके बहुत सारे केंद्रक हो गए, अब सब में झगड़ा होता है। वो होता है ना प्रॉपर्टी में झगड़ा। तो ये कह रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी कौन सी है, तेरी प्रॉपर्टी कौन सी, कौन है। तो ये कोशिका कहती है कि जाओ मरो, तुमको सबको मैं बंटवारा कर देती हूँ, आज इस प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देते हैं। ये बंटवारा हो जाता है तो हर केंद्रक अपना अपना जो प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा मिला है कोशिका में, प्रॉपर्टी क्या है ये कोशिका, इस कोशिका में थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव्य लेकर अलग हो जाता है। अब मैं इसको येलो से बना दूं। मान लो ये पहले कोशिका द्रव्य ऐसे बिखरा हुआ था इसमें, अब थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव्य लेकर सब अलग हो जाते हैं। फिर क्या होगा, ये कोशिका फट जाएगी। भाई इसका तो दिल टूट गया, मेरे बच्चों ने बंटवारा कर दिया, ये तो हताश होके फट गई गुस्से से, है ना, फट गई। तो अब ये सब अलग अलग हो गए। इन सबके पास अपना अपना कोशिका द्रव्य है, और अगर कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म में तो वो क्या करेगा, अपने चारों ओर कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, अगर प्लांट की बात हो रही है तो कोशिका भित्ति भी बना लेगा। तो डिपेंड करता है ये कौन सा एनिमल है या प्लांट है। तो वो क्या करता है, अपनी कोशिका झिल्ली बना लेता है, और हर अब जो बना हुआ भाग है वो क्या बनाएगा, एक नया एनिमल, वृद्धि करके नया एनिमल बना लेगा। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन कहते हैं। कई बुक्स क्या करती हैं, विखंडन में से द्विविखंडन को बताती है, और मल्टीपल फिजन में खंडन के अंदर मल्टीपल फिजन बताती है। तो ये डिपेंड करता है बुक में, आपको बस सब ध्यान रखना है। आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो विखंडन और खंडन ये चीज़ है जो हमने यहाँ पे लिखी है। बाकी अदर भी मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि कहीं आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, कुछ और वर्ड आ जाए तो। नेक्स्ट बात करते हैं बडिंग की या मुकुलन की। बडिंग है ना, बडिंग क्या होता है, बडिंग का मतलब आप ये समझ सकते हैं गिठान। गिठान हो जाती है ना, पिंपल हो जाते हैं आपके, उसको क्या कहते हैं, गिठान। क्या होता है इसमें, ये जनरली किस में पाया जाता है, हाइड्रा में। हाइड्रा कैसा दिखता है, ऐसा। हाइड्रा नीचे की तरफ आधार से लगा हुआ रहता है सबस्ट्रेटम से। तो हाइड्रा में क्या होता है, जब इसका जनन काल आता है, जब इसकी इच्छा होती है कि नहीं अब मेरा समय पूरा होने वाला है, मुझे बच्चे पैदा कर लेने चाहिए, है ना, तो या विपरीत परिस्थितियों में भी, तो ये क्या करता है, अपने शरीर से एक अतिवृद्धि निकालता है। अतिवृद्धि मतलब आउटग्रोथ। अब ये जो अतिवृद्धि है ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो वही झगड़ा प्रॉपर्टी का। ये अतिवृद्धि में क्या होता है, यहाँ से कुछ मटेरियल, क्योंकि ये हाइड्रा का पूरा मटेरियल है, यहाँ पे कोशिकाएं हैं बहुत सारी, और कोशिकाओं में केंद्रक भी है। तो ये जो आउट ग्रोथ निकलती है, ये जो गिठान निकलती है, ये अपना पर्सनल एक केंद्रक लेकर, इसमें से कोशिका द्रव्य में से एक केंद्रक जो है वो यहाँ पे चला जाता है इस आउट ग्रोथ में। अब जब इसको अपना केंद्रक मिल जाता है तो इसको लालच आ जाता है ना, वही प्रॉपर्टी में इसको लग गया कि भाई प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया, आज तो मेरे को मेरी प्रॉपर्टी मिल गई, अब मुझे क्यों रहना है अपने पेरेंट्स के साथ, मैं अपना अलग घर बनाऊंगा, अलग घर बसाऊंगा। तो ऐसे ये सोचता है कि केंद्रक मिल गया मतलब सब कुछ हो गया। आप मेन आपकी सेल का कौन होता है, सेंटर, केंद्र, सब कुछ वही करता है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस ही मिल गया तो मतलब मेरा जीवन तो अब काम हो जाएगा मेरा तो ये क्या करता है, यहाँ से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। और अलग होने के बाद ये अलग हो गया, अलग होने के बाद इसके अपने पास अपना केंद्रक है,
ये किसी सबस्ट्रेटम पे जाके चिपक जाएगा और क्या कर लेगा, नया जो है हाइड्रा बना लेगा विभाजित होके। ठीक है, ये सारे विभाजन कैसे हो रहे हैं, समसूत्री हो रहे हैं, मतलब गुणसूत्रों की संख्या समान रह रही है। और अलैंगिक जनन की यही खासियत होती है कि इनमें जनक और संतति में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। मतलब इसमें 4 गुणसूत्र थे तो इसकी ये जो अलग हुआ है इसमें भी 4 हैं और जो बना है उसमें भी 4 गुणसूत्र है एक कोशिका में। ठीक है, अलैंगिक जनन की खासियत होती है, समसूत्री विभाजन होता है इनमें। इस विधि में जनक कोशिका की सतह पर एक अतिवृद्धि उत्पन्न होती है जिसे मुकुल कहते हैं। ये जो अतिवृद्धि उत्पन्न हो रही है इसको क्या कहेंगे, मुकुल या बड। ठीक है, ये बड है। इनमें कोशिका का केंद्रक 2 भागों में विभाजित होकर एक नया केंद्रक मुकुल में चला जाता है। भाई यहीं से गया है तो एक कोशिका से जा रहा है तो भाई वो कोशिका तो खाली हो जाएगी, तो वो क्या करेगी, अपने केंद्रक को 2 भागों में विभाजित करके एक इस मुकुल को दे देगी, एक अपने पास रख लेगी। ठीक है, यह मुकुल जनक कोशिका से अलग होकर एक नई संतति कोशिका यानी कि जीव बनाता है। उदाहरण, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका हाइड्रा। अब ये जो मुकुलन है ये 2 प्रकार का होता है बडिंग। एक होती है आंतरिक मुकुलन और एक होता है बाहरी मुकुलन। आपको पता है मुकुलन में क्या हो रही है, मेन रूप से मुकुल बन रहा है, मतलब अतिवृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये जो मुकुलन है ये जनरली 2 भागों में बांटा है। आपकी एनसीईआरटी में इस बारे में नहीं दिखा है, लेकिन जो दिया है उसका रीजन बता रही हूं मैं। एक जो है वो होता है बाहरी मुकुलन, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल बडिंग। और दूसरा है इंटरनल बडिंग यानी कि अंतः मुकुलन या इनर भी बोलते हैं कई जगह। मैं इंटरनल लिख रही हूं, आप इनर भी लिख सकते हो, इनर बडिंग। क्या फर्क है दोनों में और दोनों के एग्जाम्पल देखो। यहां पे हाइड्रा में बाहर की तरफ अतिवृद्धि उत्पन्न हो रही है ना, शरीर से बाहर की तरफ एक गिठान बन रही है, अतिवृद्धि बन रही है, तो इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। जब मुकुलन या अतिवृद्धि शरीर के बाहर बनती है, बाहरी सतह पर बनती है, तो उसे हम बाहरी मुकुलन कहते हैं। और जब अतिवृद्धि शरीर के अंदर बनती है तो उसे हम कहते हैं अंतः मुकुलन। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल अभी हम जस्ट पढ़ने वाले हैं, जेम्यूल, जो स्पॉन्जेस में पाया जाता है। ठीक है, तो जेम्यूल यहां से आया है। एनसीईआरटी में इसके बाद डायरेक्ट जेम्यूल को दे दिया है, क्यों है, कहां है, कोई नहीं है, लेकिन उसके रीजन ये है। ठीक है, ये हाइड्रा जो है वो भी मुकुलन में आएगा, जेम्यूल भी मुकुलन में आएगा, लेकिन वो बाहरी मुकुलन में आता है और ये अंतः मुकुलन में या इनर मुकुलन बडिंग में आता है। बात करते हैं जेम्यूल की। क्या है जेम्यूल? जेम्यूल एक बॉल जैसी संरचना है, कुछ इस तरह की। इसके मुख पे एक ऐसे मुंह बना हुआ है ना, बॉल के मुंह में छेद है। ये स्पॉन्जेस में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है स्पॉन्जेस, स्पॉन्जिला भी लिख सकते हो आप, स्पॉन्ज का ही एग्जाम्पल है ना। और डायरेक्ट उदाहरण लिखना चाहते हो तो स्पंजों में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में ये पूछा हुआ सवाल है कि जेम्यूल किस में बनते हैं, स्पंज में बनते हैं, है ना। ऑप्शन में स्पंज हो या स्पॉन्जिला हो, दोनों ही करेक्ट है। स्पंज के अंदर ही स्पॉन्जिला स्पीशीज आती है। तो जेम्यूल क्या होते हैं, जेली लाइक, बॉल लाइक संरचना होती है। और सबसे खास बात जो मैंने आपको बताई, क्या होता है, ये अंतः मुकुलन होता है। इसमें क्या होता है, जब स्पॉन्ज में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, विपरीत परिस्थितियां मैंने समझाया आपको कि जब जहां पे स्पंज रह रहा है या कोई भी जीव रह रहा है, अगर मान लो किसी पोखर के अंदर, मतलब छोटे से गड्ढे के अंदर रह रहा है जहाँ पे बारिश का पानी भरा हुआ था, अब उसको गर्मी का सीजन आ गया है, बारिश का पानी सूखने वाला है, कोई नदी सूखने वाली है, तो उसको लगा कि मेरी तो अब फाइल सलटने वाली है, क्या करूं कि अपनी संतति को आगे बढ़ा सकूं। तो वो कुछ चीजें यूज करता है, जैसे कि मुकुलन यूज किया, है ना। ये सब जो अलैंगिक जनन पढ़ते हैं वो जनरली विपरीत परिस्थितियों में नॉर्मली भी यूज होती है। तो स्पंज अपनी विपरीत परिस्थितियों में, इसकी विपरीत परिस्थितियां हमारी तरह नहीं है, हमारी विपरीत परिस्थितियां अलग है। आपको बोलेंगे विपरीत परिस्थिति, तो आप बोलेंगे जब एग्जाम में कुछ नहीं पढ़ा हो
और पेपर सामने आ जाता है तो वो हमारी विपरीत परिस्थितियां होती है ना, उसके वो आपकी विपरीत परिस्थितियां, लेकिन इनकी विपरीत परिस्थितियां प्राकृतिक हैं। ठीक है, जब पेपर देख के पसीना आ रहा होता है तो वो हमारी विपरीत परिस्थितियां हैं। जब हमने होमवर्क नहीं किया हो और मैम हमसे कॉपी मांग ले, वो हमारी विपरीत परिस्थितियां हैं। इनकी विपरीत परिस्थितियां आपसे थोड़ी अलग है। ठीक है, तो क्या होता है, विपरीत परिस्थितियों में स्पंज जो है वो अपने अंदर की तरफ मुकुल का निर्माण करता है, मतलब अतिवृद्धि का निर्माण करता है। और ये अतिवृद्धि जो होती है वो क्या कहलाती है, जेम्यूल। देखो ये स्पॉन्ज है, ये स्पॉन्ज की आंतरिक भित्ति है। यहां पे क्या होगी, एक अतिवृद्धि का निर्माण होगा ऐसे, और जो एक से ज्यादा ही होती है ये अतिवृद्धि का निर्माण हुआ। यही अतिवृद्धि आपकी क्या है, जेम्यूल। अब इस जेम्यूल में क्या क्या है वो हमें देखना है, क्या संरचना है। तो ये जेम्यूल जो है वो अपने साथ केंद्रक, कोशिका द्रव्य सब साथ में लेके निकला है बंटवारा करके, और आगे जाके इसने ऐसी कुछ बॉल लाइक संरचना बना दे। पहले तो ये स्पॉन्ज फट जाएगा, इसकी विपरीत परिस्थितियां आ जाएगी, ये भगवान को प्यारा होने जा रहा है तो ये जेम्यूल को निकाल के बाहर फेंक देता है। ठीक है, अब इस जेम्यूल में क्या क्या होता है, तो जेम्यूल में बाहर की तरफ एक जेली लाइक आवरण होता है, ऐसा जेली के समान। कहाँ बता दूं मैं, यही बता दूं, है ना, ये जेली लाइक संरचना। साथ में इस जेली लाइक में कुछ कांटों के समान संरचनाएं पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कंटक। अंदर की तरफ इसमें बहुत सारी कोशिकाएं, ये यहां से अलग होने के बाद और केंद्रक विभाजन करेगा और हर केंद्रक अपने चारों ओर थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव्य लेकर ऐसी कोशिकाएं बना लेता है, बहुत सारी। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, आर्कियोसाइट्स। आपको अगर आर्कियोसाइट्स वर्ड ध्यान नहीं रहे, आप बहु कोशिकाएं लिख सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी बहु कोशिकाएं कहती है। और ये रहे इसके कंटक। ये कंटक क्यों है, ये दुश्मनों से बचाने के लिए, ताकि इसको कोई खा नहीं जाए। जब विपरीत पर ये पड़ा रहता है, सूखा हो गया है ना, अकाल पड़ गया, जो भी है ना, प्रकृति मेहरबान हो रही है, बढ़िया सी धूप तड़का पड़ रहा है, अब ये उसी जगह में खड्डे में जहाँ पानी सूख चुका है वहां अंदर जमीन के अंदर पड़ा हुआ है। इसका ये जो खोल है ये इतना हार्ड होता है कि इस पे धूप, गर्मी, बारिश किसी का असर नहीं होता। जब परिस्थितियां नॉर्मल हो जाती हैं तो ये क्या करता है, ये जो है यहां से, ये आपको जो मुंह दिख रहा है इसका बताया था मैंने आपको, यहाँ पे मुख जो है इसका, ऑस्टिया कहते हैं वैसे इसको, ऑपरकुलम बोल सकते हैं। ऑस्कुलम बोल सकते हैं। और ये अंदर कोशिकाएं भरी पड़ी हैं। ये क्या करेगा, ऐसे उल्टा, मतलब जहां से इसका मुख है ना वहां पे ऐसे उल्टा जाके चिपक जाएगा नीचे सबस्ट्रेटम से। सबस्ट्रेटम मतलब आधार, जहां इसको जमीन दिखेगी। मान लो वो गड्ढे में वापस पानी आ गया, उस नदी में वापस पानी आ गया तो नदी बन गई। अब जैसे ही नदी आएगी तो ये ऐसे उल्टा हो जाएगा, ऐसे अंदर वही कोशिकाएं भरी हुई है, और फिर ये अपने शेप में चेंज कर लेगा। ऐसे ऐसे शेप में चेंज कर लेगा और अपना ये जो कोशिकाएं ये क्या करेगी, ये जो कोशिकाएं ये इसका बहुकोशिकीय शरीर बनाएगी, क्योंकि अभी तो ये एक कोशिका है, उस स्पॉन्ज तो बहुकोशिकीय होता है, तो ये ऐसे जुड़ के पूरा शेप बना लेता है स्पॉन्ज का। ठीक है, ये प्रोसेस जो है जेम्यूल का होता है। ठीक, यह एक छोटी बुकुल जैसी कोशिका समूह की संरचना है जिसका निर्माण वयस्क स्पंज के अंदर विपरीत परिस्थितियों में होता है। यह अलैंगिक जनन की एक विधि है। विपरीत परिस्थितियों में के चले जाने पर, जब मैंने कहा कि वापस पानी भर जाएगा, चले जाने पर जेम्यूल किसी आधार पर चिपक कर नया स्पंज बना लेता है। जेम्यूल की संरचना भी पूछी हुई है कई एग्जाम में, तो भाई ये है तो पूरी अलैंगिक विधियां सारी ही इंपॉर्टेंट है और उसमें जेम्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्यूल और उसकी संरचना दोनों। एक
एक बॉल जैसी संरचना होती है, ये बताई थी, जिसके बीच में बहुकोशिकीय गुच्छा होता है। ये गुच्छा जिसको हम आर्कियोसाइट्स बोल रहे हैं, इसके चारों ओर एक जेली समान परत होती है जो विपरीत परिस्थिति जैसे अत्यधिक ठंड, गर्मी, सूखा से इसको सुरक्षा प्रदान करती है। ये बात हमने बोल दी। इसमें सुई के समान कुछ संरचनाएं भी दिखती है जिसे कंटक कहते हैं, वो भी लिख दिया। स्पाइंस जिसको कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? स्पाइंस। स्पिक्यूल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बीजाणु जनन। ये भी नाम से पता चल रहा है भाई, बीजाणु बन रहे हैं। क्या होगा? जो कोशिका होगी उसमें से स्पोर्स बनेंगे, मतलब बीजाणु बनेंगे। वही केंद्रक विभाजन होगा, फिर हर केंद्रक अपने चारों ओर छोटा छोटा क्या लेकर, द्रव्य लेकर बीजाणु बना लेगा और वो शरीर से बाहर निकल के मुक्त रूप से जहां उनको जाना चाहिए वहां जाके चिपक जाएंगे और नया जीव बना लेंगे। इसमें जनक कोशिका से बीजाणुओं का निर्माण होता है। बीजाणु मतलब वही स्पोर्स। जैसे कवक पेनिसिलियम में होता है, एल्गीज भी करती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास। है ना, कवक में पेनिसिलियम है। अब इन सब के जो बीजाणु हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर आपने क्लास 11 पढ़ी है तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा इनके नाम। जैसे कि पेनिसिलियम के जो बीजाणु होते हैं उनको कोनिडिया कहते हैं, जबकि क्लेमाइडोमोनास के जो बीजाणु होते हैं उनको चल बीजाणु यानी कि जूस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, इन बीजाणुओं को कुछ अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने कहा, ये आपको याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। चल बीजाणु जैसे क्लेमाइडोमोनास, जिनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? जूस्पोर। क्यों जूस्पोर कहते हैं? जू का मतलब चलने वाला, है ना। ऐसे बीजाणु जिनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। अगर क्लेमाइडोमोनास को हम देखें, देखो डायग्राम आपको बनाना ही है। हमने जो हमारी क्लास ली थी उसमें आपको फोटोग्राफ्स भी दिखाए थे, और डायग्राम तो साइंस के सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है। ये क्लेमाइडोमोनास है, उसमें कप शेप जो बोलते हैं, कहते हैं कि कप शेप प्रकार का क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लेमाइडोमोनास क्या करता है? जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो अपने अंदर जो है क्या बना लेगा? छोटे छोटे बीजाणु बना लेगा ऐसे। और हर छोटा जो क्लेमाइडोमोनास होता है ऐसा ही शेप होता है, बस साइज में छोटा होता है, दिखता सेम है। ये है क्लेमाइडोमोनास के चल बीजाणु। क्यों चल बीजाणु है? क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें क्या है? फ्लैजिला लगे हुए हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास के फ्लैजिला होते हैं, उसके जो बेबी क्लेमाइडोमोनास होते हैं, जूस्पोर जो होते हैं, उनमें भी फ्लैजिला होते हैं। जब परिस्थितियां जो है नॉर्मल आती है या जब इसको जनन करना होता है तो ये क्लेमाइडोमोनास फट जाता है, यहाँ से ये जो है बीजाणु निकल जाते हैं और एक एक बीजाणु अलग अलग वृद्धि करके क्लेमाइडोमोनास बना देता है। ठीक है, होता कैसे? वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, केंद्रक विभाजन और फिर कोशिका। ऐसे ही किसमें होते हैं? पेनिसिलियम में भी होते हैं, जहाँ पे कोनिडिया बनते हैं। कोनिडिया क्या थे? तो पेनिसिलियम अगर आपको याद आ रहा हो, ये पेनिसिलियम की शाखाएं हैं ऐसी, है ना, नीचे चिपका हुआ रहता है ये। और पेनिसिलियम के टॉप पर ऐसे जो है बीजाणु बनते हैं, जिनको क्या कहते हैं? कोनिडिया। और जिन पर ये उगते हैं उनको क्या कहते हैं? कोनिडियोफोर, कोनिडिया धर। ये धर हो जाते हैं। कोनिडिया धर। कायिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं इसको, या वेजिटेटिव, ये वही वाला है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इस विधि में जनक कायिक अंग जैसे तना, पत्ती, जड़ आदि के किसी भाग से नई संतति का निर्माण होता है। ठीक है, कोई भी भाग हो सकता है वो प्लांट का, जैसे कि मान लो उसका कोई तना, जैसे मैंने आपको गुलाब एग्जाम्पल दिया था, है ना। गुलाब का आप तना काट के उसको जमीन में बो दो तो नया गुलाब जो है थोड़े दिन में उसमें जड़ें निकलने लग जाती है, नया गुलाब का पौधा बन जाता है। इसी तरह आपने अदरक वदरक देखा है। अदरक में क्या होता है? अदरक का आप एक टुकड़ा काट के जमीन में बो देते हो तो उससे नई अदरक जो है बनने लग जाती है। आलू है, ये सब आलू की आपने पढ़ा हुआ बड होती है, आलू की आंखें जिसको बोलते हैं। अगर उस आंखों को
आप काट के जमीन पे बो देंगे तो आलू का पौधा जो है तैयार हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं, उसका जो कायिक भाग था, कायिक भाग मतलब जड़, तना, पत्ती, कुछ भी, उसको काट के जमीन में बोया, उससे नया संतति उत्पन्न हो गई। तो इसको हम कहते हैं कायिक जनन। ठीक है, उसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट भी है, ब्रायोफिल्म वाला, कि ब्रायोफिल्म में क्या होता है, ब्रायोफिल्म की जो पत्तियां होती है, ब्रायोफिल्म की पत्तियों में जब इसका सीजन आता है जनन का, या ऐसे भी कई बार आपने देखा हो, तो किनारे पर छोटे छोटे पत्तियों के गुच्छे लग जाते, पत्ती पे पत्ती लगने लग जाती है, और उन पत्तियों के नीचे जड़ें भी निकलने लग जाती है किनारे पर। अगर ये गिर जाए नीचे जमीन पे, मतलब मिट्टी में, तो इससे नया ब्रायोफिल्म पैदा हो जाता है, और ब्रायोफिल्म में जनन की यही विधि पाई जाती है। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है जो बहुत पूछा जाता है बोर्ड में भी, कंपटीशन एग्जाम में, कि ब्रायोफिल्म की पत्तियों पर एक संपूर्ण नए पादप का निर्माण होता है। और ब्रायोफिल्म को सजीव प्रजक्ता भी कहते हैं, आगे आने वाला है भाई, सजीव प्रजक्ता कहते हैं, क्योंकि इसमें पेड़ पर लगे लगे, देखो नॉर्मली अभी तक हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि बीजाणु आता है, जमीन पे गिरता है, फिर उसमें जड़े वड़े या जो भी है निकलेगी। गुलाब आपने काटा, काट के जमीन में बोया, उसके बाद जड़ें निकली, लेकिन इसमें पेड़ पे लगे लगे ही जड़ें निकल गई है, इसलिए इसको सजीव प्रजक्ता का उदाहरण भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सजीव प्रजक्ता। पूछा जाता है कि कौन से पादप में सजीव प्रजक्ता पाई जाती है, ओवोविविपैरिटी जिसको कहते हैं, वो ब्रायोफिल्म में पाई जाती है। ऐसे ही अदरक का मैंने बताया, लेकिन अदरक में जो तना होता है वो तने का भाग होता है, लेकिन अदरक के तने को हम राइजोम कहते हैं, यानी कि प्रकंद कहते हैं। ऐसे ही आलू जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, जमीन कंद, धन कंद जो होता है, कॉर्न जिसको कहते हैं, कॉम। अरबी, अरबी में भी ऐसा ही होता है, अरबी अगर आपने देखी हो ऐसी है ना, अरबी का ऐसे लगा होता है, छोटा सा हरा हरा, उसमें कई बार निकला होता है। आप जमीन में अरबी बोएंगे तो अरबी का नया प्लांट जो है वो निकल जाएगा। अरबी किसी ने देखी हो तो कॉलकेसिया बोलते हैं जिसको, जमीन कंद, सूरन, ये भी इसी के एग्जाम्पल है। और भी इसके कुछ एग्जाम्पल है जो मैं एक बार फटाफट से देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास है उपभूस्तारी, वैसे ये सब आप 11th में पढ़ के आए हैं, लेकिन ये सब कायिक जनन के अंतर्गत आता है। तो कई बार कुछ बोर्ड्स जो जैसे कि यूपी बिहार बोर्ड्स वाले कई इनको भी ले लेते हैं, क्योंकि हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें नीचे लाइन लिखी हुई कि ये सब आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, है ना। तो वही इसीलिए हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर रहे हैं। जैसे कि है उपभूस्तारिका, इंग्लिश वर्ड भी बताऊंगी, ज्यादा परेशान मत हो। रनर, रनर जो है उसका एग्जाम्पल है पुदीना, पुदीना यानी मिंट। क्या होता है रनर, मैंने ऐसे याद कर रखा है। रनर क्या करता है, रनर दौड़ता है, दौड़ता है तो वो पहले एक पैर रखता है, दूसरा पैर उठाता है, फिर दूसरा रखता है, फिर तीसरा उठाता है। मतलब कि वो क्या करता है, ऐसे एक पैर रखा तो दूसरा ऊपर हवा में रहेगा, फिर इसको वापस रखा तो दूसरा हवा में, तो ऐसे करता है। अगर हम दौड़ने को पहले एक पैर रखा, दूसरा हवा में, फिर ये पैर आगे रखा, फिर तीसरा पैर आगे रखा, इस तरह से चलते हैं ना। तो मैंने ऐसे याद कर रखा है कि जमीन की, मान लो ये आपकी मिट्टी है, देखो मैं बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ क्योंकि ये 11th का टॉपिक है। को ये पुदीने में क्या होता है, पुदीना नहीं, सॉरी मैंने एग्जाम्पल गलत लिख दिया है इसका। इसका जो उदाहरण है वो दूब घास है, दूब घास। क्या होता है दूब घास, आपने लगी हुई देखी हो गार्डन में, जिसको आप नॉर्मली घास कहते हैं, कि घास जो है, मान लो यहाँ पे एक घास का वो लगा हुआ है। अब घास का ये जो तना होता है, इस पे पर्व संधियां होती हैं इस तरह से। तो ये घास का जो तना है वो वृद्धि करता है जमीन के ऊपर, हवा में। जैसे ही ये जमीन से टच होता है, जहां जमीन पर टच होता है वहां पे नई जड़ें और नया घास बना देता है। फिर तना लंबाई में वृद्धि करता है, फिर जहां जमीन पर टच होता है वहां फिर से नया घास उगा देता है। इसलिए आप घास को कभी ऐसा करके देखो तो आपकी उंगलियों में जाले आते हैं घास के, ठीक है। और अगर क्लास 11th आपने मेरी देखी हो तो मैंने वहां पे प्रैक्टिकल भी बताए हुए इनके। तो दूब घास है जिसको रनर कहते हैं। उसके बाद आता है भूस्तारिका। देखो हिंदी में थोड़ा सा मेरा मामला, लेकिन इंग्लिश वाले में बिल्कुल सही है। सकर जिसको हम कहते हैं, सकर क्या है, सकर कुछ नहीं,
शक्कर का उदाहरण है आपका पोदीना। शक्कर में अंदर से जाता है ऐसे, जैसे यहां पे पुदीना लगा हुआ है, यहां पे पुदीने की पत्तियां लगी हुई, नीचे जड़े हैं। ये पुदीना अंदर की तरफ वृद्धि करता है, यहाँ पे हवा में कर रहा था, यहाँ पे अंदर, इसमें भी पर्व संधि है। अब जहां ये नीचे से जमीन पे टच हो गया वहां पे नया पुदीना उग जाएगा, फिर ऐसे ऐसे वृद्धि करेगा तना, फिर पुदीना जहां पे आया वहां नीचे से। तो शक्कर में आता है आपका तना। क्योंकि आपको इन सबको लिखना नहीं है, आपको मेनली क्लास 12th में उदाहरण याद करने हैं। 11th में तो क्या ये सब लिखना भी पड़ता है, आपको सिर्फ उदाहरण याद करने। पुदीना, मिंट। उसके बाद आपकी आती है अंतःभूस्तारिका, जिसमें आपका आता है स्टोलन। स्टोलन में आपका एग्जाम्पल है, मैंने देखो एसटी, स्टोलन में एसटी आता है मतलब स्ट्रॉबेरी, ऐसे याद कर रखा है इसको। स्ट्रॉबेरी में भी एसटी आता है और स्टोलन में भी एसटी आता है, तो मैंने इंग्लिश वाले से याद रखा है स्ट्रॉबेरी। आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद करने, ज़्यादा डिटेल आपको याद नहीं करनी। एक है ऑफसेट्स, जिसको हम कहते हैं भूस्तारिका। भूतारिका है, देखो हिंदी वाला मेरे को इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इंग्लिश में बढ़िया है, मेरे को इंग्लिश वाला वर्ड अच्छे से याद है। इसको बोलते हैं ऑफसेट। ऑफसेट क्या होते हैं? ऑफसेट कुछ नहीं है, ऑफसेट पाया जाता है आपका जलकुंभी में, जिसको आइकॉर्निया कहते हैं, है ना, आइकॉर्निया जिसका नेम है, साइंटिफिक नेम। वाटर हायंथिस, इसमें क्या होता है, वाटर हायंथिस की ये पत्तियां हैं। अब इसका पत्ती देखो, यहाँ पे तो एक गैप में बहुत सारी पर्वसंधियां आ जाती है, हायंथिस में ऐसा नहीं होता। हायंथिस आपने देखा तालाब के तालाब भर देता है पूरा, कभी आपने तालाब में देखा हो तो हायंथिस ही हायंथिस उगा रहता है, आइकॉर्निया जिसको कहते हैं जलकुंभी। इसमें क्या होता है, इसका जो तना है वो सिर्फ एक पर्वसंधि आगे जाता है। यहाँ तो देखो कितनी पर्वसंधियां निकल गई, इसमें सिर्फ एक पर्वसंधि आगे जाएगा, और जैसे ही एक पर्वसंधि की लंबाई बढ़ गई, यहाँ से नया आइकॉर्निया उग जाएगा। पर्व व पर्वसंधि तो समझते हैं, है ना। तना होता है, उसमें ये जो होती है वो पर्वसंधि होती है, जिसको हम नोड कहते हैं। और जो बीच का ये पर्वसंधि, ये पर्वसंधि, दो पर्वसंधियों के बीच में क्या होता है, पर्व, इंटरनोड। तो ये पर्व है, और यहाँ पे पर्वसंधि आने वाली थी, उससे पहले नया, फिर ऐसे एक पर्वसंधि और आगे जाएगा, फिर नया आइकॉर्निया। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे देखो बहुत सारी पर्वसंधियां बीच में चली गई, सिर्फ जमीन पे टच होता है वहां पे। यहाँ पे जमीन, ये पानी में रहता है भाई, वाटर हायंथिस जल में रहता है, इसका जमीन वमीन का कोई जलवल का कोई लेन, बस एक बढ़ते ही नया, एक बढ़ते ही नया, तो देखो कितना बढ़ जाएगा। इसके चारों तरफ, इधर से भी निकलेगा, उधर से भी, उधर से भी, तो जाल बना लेता है। तो ऑफसेट का है जलकुंभी। इसके इंग्लिश वाले मुझे प्रॉपरली याद है, इनमें इंग्लिश वाले भी आप याद रखें तो ज़्यादा बेटर है। ये कुछ उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलैंगिक जनन, यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन अलैंगिक जनन क्यों जरूरी है और इसके क्या महत्व है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है महत्व में, ठीक है। सबसे पहला है, नई संतति के लक्षण अपने जनक के समान होते हैं, कि जो भी नई संतति बनेगी आपकी, उसमें जो भी कैरेक्टर होंगे वो सब अपने जनक, मतलब जिससे वो बन रही है उसके समान होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है पेड़ का तना काट के ही नया पौधा बनाया है, पेड़ की जड़ें काट के ही नया पौधा बनाया है। तो जड़ में जो कोशिका थी, तने में जो कोशिका थी, वही कोशिका द्रव्य यानी न्यूक्लियस, डीएनए, सब कुछ वही के वही तो आया है, कुछ नया तो आपने किया नहीं, है ना। ऐसे ही अमीबा था, अमीबा से ही टूट के नया अमीबा बने हैं। तो ये इनका जो न्यूक्लियस है, इनका जो साइटोप्लाज्म है, वो आया कहाँ से? इसी से तो आया है। तो इसमें जो डीएनए था, इसमें जो आरएनए था, इसमें जो साइटोप्लाज्म था, वही के वही आया है। इसलिए इनके लक्षण, इनके कैरेक्टर और इनके कैरेक्टर सेम रहेंगे, क्योंकि सब जीन्स पे डिपेंड करता है, और जीन्स तो सेम ही है। नया डीएनए तो कोई आया नहीं, वो वाला ही डीएनए सिर्फ कॉपी हुआ है, डुप्लीकेट हुआ है। और ये फायदेमंद भी है, इसीलिए हम करते हैं कि आपके पास कोई गुलाब है, आपके पास कोई मैंगो है, वो बहुत मीठा है और बहुत संख्या में आम देता है, तो आप उसी का तना काट के, और कायिक जनन की और भी विधियाँ होती है ना, कई लोग गुट्टी विधि और बहुत सारी विधियाँ होती है, लेकिन इतनी सब आपको दी नहीं है एनसीईआरटी में। तो मैंगो का वही पेड़ का आप थोड़ा सा तना काट के नया मैंगो उगाओगे तो उसमें वैसे ही
मीठे मीठे आम और बहुत संख्या में मिलेंगे। ठीक है, ये एक खासियत होती है, इसलिए इन्हें क्लोन भी कहते हैं। ये जो संततियां आती है वो क्या होती है, क्लोन होती है। क्यों? क्योंकि इनके जो लक्षण है वो इनके जनक के समान होते हैं, सेम टू सेम कॉपी। यह जनन की सरल विधि है जो कम समय में पूर्ण हो जाती है। सबसे अच्छी, कम समय में क्या हो रहा है भाई, अमीबा टूटा, नए अमीबा बन गए, कितना टाइम लगा देगा। जेम्यूल बना, कितना टाइम लगा देगा। अभी आप लैंगिक जनन पढ़ोगे इससे बाद में, देखना उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो टाइम लगता है, तो कम समय में हो जाती है। प्लस विपरीत परिस्थितियों में अधिकांश जीव यही प्रक्रिया करते हैं। क्यों करते हैं? आप पढ़ोगे अभी लैंगिक जनन, उसमें तो 2 जनक चाहिए होते हैं, नर और मादा या अपोजिट सेक्स के। तो भाई मान लो अमीबा है, वो अपनी अमीबी को ढूंढ रहा है, तो ढूंढता ही रह जाएगा। उधर से प्रकृति मेहरबान हो रखी है, सब कुछ सूखने वाला है। अगर वो अमीबी को ढूंढने जाएगा, फीमेल अमीबा को, वैसे होती नहीं है अमीबा अमीबी, लेकिन जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ फनी वे में, तो भाई उसका तो जीवन खत्म ही हो जाना है। तो अच्छा है, उससे बेटर कि अलैंगिक जनन कर लो, बढ़िया से अपने आगे की संतति बना लो। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड में जो है इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इम्पॉर्टेंट महत्व जो है वो पूछे जाते हैं, या तो जनन का पूछ लिया जाता है या अलैंगिक जनन का, क्योंकि अलैंगिक जनन मैंने विधि बोला पूरी ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो अलैंगिक जनन में जीव अपने पूर्णतः समान जीव को जन्म देता है, जिसे क्लोन कहते हैं। हमने देखा भाई, तना काट के तने से नया पौधा बना दिया, जड़ काट के जड़ से नया पौधा बना दिया। तो जड़ जो काटी है, तना जो काटा है, या अगर अमीबा की बात करें तो अमीबा ने क्या किया, वही अमीबा टूट के छोटे छोटे अमीबा बने। मतलब ये जो अमीबा बने हैं इनमें वही डीएनए आया है, वही जीन आए हैं, वही कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म आया है, वही न्यूक्लियस का भाग आया है। तो जब सबका सब वही आया है, कोई चेंज तो हुआ नहीं, तो ये जो संतति बनेगी ये सेम कैसी होगी, अपने जनक जैसी होगी। इसमें वही लक्षण होंगे जैसे इसके जनक में थे। वैसे ही जैसे कि अगर हम डिनोट करें कि मान लो कोई प्लांट है जिसके मैंगो है, उसके मैंगो बड़े मीठे होते हैं, तो अगर आप उसी मैंगो का तना काट के नया मैंगो ट्री उगा दोगे, प्लांट बनाओगे, फिर ट्री बनेगा, तो उसमें जो फ्रूट लगेंगे उसका टेस्ट, उसकी चीज़ें सब पुराने वाले जो ट्री है उसके जैसी होंगी, ऐसे कहने का। तो उनको हम क्या कहते हैं, क्लोन्स कहते हैं। क्लोन्स का मतलब ही ये है, सेम कॉपी, जैसे फोटोकॉपी निकाल लेना किसी की। ठीक है, तो ये होती है अलैंगिक जनन में। दूसरा, नई संतति के लक्षण अपने जनक के समान होते हैं। वही चीज़ हो गई कि जो लक्षण जनक में थे वही हमारे संतति में भी आएंगे। अगर उस जनक में, उस प्लांट में पीले फूल लगते थे, तो जो उससे प्लांट आपने कायिक जनन के द्वारा बनाया उसमें भी पीले फूल लगेंगे। यह जनन की सरल विधि है जो कम समय में पूर्ण होती है। विपरीत परिस्थितियों में अधिकांश जीव यही प्रक्रिया करते हैं। ठीक है भाई, कम समय में पूर्ण हो रही है। मान लो आपके पास कोई जीव है, अगर हम अभी लैंगिक जनन आप देखेंगे, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है लैंगिक जनन का, पूरा के पूरा एक चैप्टर पढ़ा है आगे। ठीक है, लेकिन अलैंगिक जनन तो क्या है भाई, अमीबा को इच्छा हुई या उसको लगा कि नहीं मेरा अंतिम समय आने वाला है, अपने आप को बांट दिया, वाह अलग अलग अमीबा बन गए। लेकिन वहीं अगर अमीबा सोचे, हालांकि अमीबा में कोई नर व मादा नहीं होते, पर जस्ट एक जोक सपाट में कि भाई अमीबा सोचे कि नहीं मैं तो अपनी अमीबी का इंतजार करूंगा, कब मेरी अमीबी आएगी, फिर हम दोनों मिलेंगे, हमें प्यार की बातें होंगी, फिर जनन होगा, तो फिर अब वो अगले जन्म ही होगा, है ना। ऐसा नहीं होता। तो कई आप देखोगे एनिमल जिनमें लैंगिक जनन भी होता है, लेकिन वो फिर भी विपरीत परिस्थितियों में अलैंगिक जनन करते हैं, क्योंकि कम समय में हो जाता है। भाई छोटा छोटा काम करना है, डिवाइड करना है, स्पोर्ट्स बनाने, यही तो करना है। या तने का भाग अलग कर दोगे तो नया तन जो प्लांट बन जाएगा। तो अधिकांश जीव यही प्रक्रिया फॉलो करते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें अलैंगिक जनन की जो आपसे पूछी जा सकती है 1 या 2 नंबर में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लैंगिक जनन की, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाम बता रहा है सेक्सुअल, मतलब कि इसमें 2 सेक्स होते हैं। ठीक है, एक होता है, 2 लिंग होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, नर व मादा। तो ऐसा जनन जो 2 जनकों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक नर होगा जनरली और मादा। हायर कैटेगरी में हम उसको नर व मादा कह देते हैं, लेकिन अगर हम लोअर प्लांट्स या लोअर कैटेगरी के एनिमल की बात करें तो कई बार उसके लिए प्लस या माइनस साइन भी लगाए जाते हैं। जैसे कवक, उनमें नर मादा नहीं होता, उसमें एक को प्लस कह देते हैं, एक को माइनस। उनके मिलन से नई संतति का क्या होता है, जन्म होता है। जैसे कि
हम जितने भी एनिमल आप देख रहे हैं, हम में नर व मादा होते हैं, दोनों की शादी होती है ना, फिजिकल रिलेशनशिप बनता है और फिर बच्चे होते हैं। ऐसे ही एनिमल्स में भी आप देखते हैं, गाय, बैल, कुत्ता, है ना, कुत्ती, डॉग, बिच जिसको आप कहते हैं, मोर, मोरनी, तो ये सब जो है लैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। कई बच्चों का ये सवाल है कि क्या मानव में, एनिमल, हम भी एनिमल है, तो हम में अलैंगिक जनन पाया जाता है? नहीं पाया जाता, ठीक है। हम में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन पाया जाता है। और कुछ एनिमल ऐसे हैं जो जिनमें दोनों पाए जाते हैं। लोअर कैटेगरी के एनिमल है कुछ, जैसे कि पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा को ले लो या कवक को ले लो, है ना, फंजाई को, उनमें दोनों प्रकार का हो सकता है। तो बात करते हैं लैंगिक जनन की। यदि संतति की उत्पत्ति दो जनकों या विपरीत लिंग वाले भिन्न जनकों द्वारा हो तो इस प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। दो जनक होने चाहिए, यानी कि दो तरह की कोशिकाएं होनी चाहिए, एक नर कोशिका या एक मादा कोशिका, और इनके मिलन से जो संतति उत्पन्न होती है, तो देख ही रहे हो आप में, इसमें दो जनों का मिक्सचर आएगा, दोनों कोशिकाओं के डीएनए, जीन्स, साइटोप्लाज्म, ये सब कुछ आएंगे। तो भाई ये जो है संतति क्या होगी? लैंगिक जनन कहलाएगा। इसमें दो जने, वहां पे एक ही जनक था, उसी से सब कुछ हो रहा था, अकेला ही काफी था। लैंगिक जनन की घटनाएं, उदाहरण आप लिख सकते हैं, मानव लिख सकते हैं, उच्च स्तरीय पादप लिख सकते हैं, प्लांट, उच्च स्तरीय जीव लिख सकते हैं, एनिमल, जंतु, कुछ भी, ठीक है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। पहली है निषेचन पूर्ण घटनाएं, जिसमें क्या होता है? युग्मक जनन होता है, यानी कि गैमिट फॉर्मेशन होता है। ये जो नर और मादा है ये बनेंगे, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि एक आदमी एक औरत पास गले मिले और उनका जो है बच्चा पैदा हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप अपने आप से रिलेट करके देखते हैं। नर में एक युग्मक बनता है गैमिट, मादा में एक युग्मक बनता है जिसको अंड कहते हैं, नर वाले को स्पर्म कहते हैं। उन दोनों का मिलन होता है, स्पर्म और एग का, उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है। तो ये है युग्मक जनन। तो पहले तो युग्मक बनाने पड़ेंगे, जो निषेचन के पहले की घटना है। निषेचन का मतलब दोनों का मिलना, नर व मादा का, ये जो हमने मिलाए हैं, लेकिन उसके पहले ये बनाने तो पड़ेंगे ना दोनों। निषेचन, अल्टीमेटली जब ये दोनों बन जाएंगे तो ये फर्टिलाइज हो जाएंगे, यानी कि निषेचन हो जाएगा इनमें। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद का जो प्रोसेस है, जिसमें भैया एक कोशिकीय रहता है जिसको हम कहते हैं युग्मनज। अब ये एक कोशिका है, लेकिन उस एक कोशिका या सिंगल सेल से पूरा एनिमल बनना है। आपका भी जब जन्म होता है तो आप सिंगल सेल होते हो, लेकिन मम्मा के पेट में आप डिवाइड हो के पहले बेबी बनते हो, फिर बाहर आते हो। तो यहाँ से बेबी बनने तक का प्रोसेस जो है, भ्रूण बनने तक का प्रोसेस जो है, वो किस में आएगा? निषेचन के बाद, यानी कि निषेचन फर्टिलाइजेशन के बाद, पोस्ट फर्टिलाइजेशन घटना है जिसको कहते हैं, और जिसको भ्रूणोद्भव यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहते हैं। ये अभी हम शॉर्ट में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन, ये प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप्स क्या होते हैं, यानी कि इससे पहले वाले, ये बीच का है फर्टिलाइजेशन, इससे पहले वाला और इससे बाद वाला। अभी हम पढ़ेंगे इससे पहले वाला, यानी कि निषेचन पूर्व घटनाएं। तो उसमें मैंने आपसे क्या कहा कि युग्मक निर्माण होगा, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन होगा। जैसे कि मानव है, इंसान है ना, एक मेल है और एक फीमेल है, नर मादा जिसको आप कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि दोनों मिले और फर्टिलाइजेशन हो गया, ये बात समझे। नर के अंदर एक गैमेट बनता है जिसको हम कहते हैं स्पर्म, तो उस गैमेट को बनाना, प्लस मादा के अंदर भी एक गैमेट यानी कि युग्मक बनता है जिसको अंडा कहते हैं, अंड कहते हैं। वो शरीर के अंदर बनता है, क्योंकि हम तो बहुकोशिकीय हैं, हमारे अंदर वो क्या बनेगा? युग्मक। तो वो कैसे बनता है? और प्लांट में भी ऐसा होता है। प्लांट में भी क्या होता है? स्त्रिकाग्र होते हैं और पुंकेसर होते हैं। तो पुंकेसर को तो नर कह देते हैं, नर जननांग कह देते हैं, और स्त्री केसर को मादा। तो उनमें भी होता है, उनमें भी अंदर बनता है। तो सबसे पहला युग्मक निर्माण, युग्मक जनन, यानी कि जिसको हम क्या कह रहे हैं? गैमेट फॉर्मेशन। कैसे होगा गैमेट फॉर्मेशन? जनन के लिए प्रत्येक जनक मतलब कौन? दो जनक, एक तो नर और एक मादा।
युग्मक कोशिका का निर्माण करते हैं, ठीक है, गैमेट का निर्माण करते हैं। कैसे होते हैं युग्मक? मियोसिस से, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन से। अब युग्मक है क्या? अगर युग्मक की परिभाषा आपसे पूछ ले तो आप क्या लिखोगे? ऐसे मैम ने बताया वैसे तो लिखोगे नहीं, है ना। तो उसकी एक परिभाषा है कि नर व मादा कोशिका, यानी कि एक नर की और एक मादा की ऐसी सेल या कोशिका जिसका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस विभाजन से होता है तथा इनके साथ मिलने से, इनके कंबाइन होने से संतति का निर्माण होता है, युग्मक कोशिका कहलाती है, ठीक है। इसके गुणसूत्रों की संख्या जनक से आधी होती है, जिन इन्हें अगुणित कोशिका यानी कि हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं। सुनो अब बात को, ये हमारा कोई नर है, मैं इंसानों का ही एग्जाम्पल ले लूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। वैसे प्लांट में भी होता है लेकिन इंसान वाला आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ये हमारा मेल है, लड़का, और ये है हमारी फीमेल यानी कि लड़की, मादा। अब नर की पूरी शरीर है, पूरा शरीर, उसके शरीर में कुछ ऐसे अंगक होते हैं जो इन गैमेट का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसकी कोई कोशिका जो जननांग होते हैं, है ना, सेक्सुअल पेनिस है ना, ओवरी है, मादा में ओवरी होती है, जो नर है उसमें पेनिस जो है टेस्टिस होते हैं। तो टेस्टिस के अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं कैसी होगी? वो कोशिकाएं होंगी 2n यानी कि द्विगुणित। अब ये द्विगुणित क्या होता है? तो अगर हम मानव का एग्जाम्पल ले तो हमें 46 गुणसूत्र यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर जोड़े में बात करें तो कितने जोड़े हो गए? तो 46 का आधा 23 जोड़े हो गए। तो हमें जो है 2n की संख्या कितनी है? 2n की संख्या हमें है 46 यानी कि 23 जोड़े। जोड़े में लिखोगे तो 23 और अकेले अकेले लिखोगे तो 46। तो जो टोटल गुणसूत्र हमें होते हैं वो द्विगुणित होते हैं यानी कि पेयर में होते हैं। द्वि का मतलब दो, गुणित का मतलब गुणन। तो पेयर में है, 23 का गुणा कर दो, 23 के डबल है, पेयर में है ना, एक एक पेयर। जैसे एक गुणसूत्र ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, इस तरह से 23 है। तो उसको हम कह देते हैं 2n यानी द्विगुणित। इनमें क्या होता है? दोनों में होता है अर्धसूत्री विभाजन। नाम बता रहा होगा भाई, गुणसूत्र को जो आधा कर दे वो अर्ध गुणसूत्र। तो इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और एक कोशिका बनती है। वैसे तो 4 बनती है, नर में 4 बनती है, मादा में, लेकिन वो डीजनरेट हो जाती है। हम जस्ट डायरेक्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये बनते हैं युग्मक। अब ये जो युग्मक बने हैं उनमें क्या हुआ है? अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। मतलब कि जो सूत्र थे, कौन से सूत्र थे? गुणसूत्र, वो क्या हो गए हैं? अर्ध हो गए हैं, आधे हो गए। तो अब 46 थे तो कितने हो गए? 23। जोड़े में तो बात कर नहीं सकते, 23 का आधा जोड़ा कैसे करोगे, है ना। तो भाई हम 46 से ही डायरेक्ट ले रहे हैं, क्योंकि उसको 46 बोलो या 23 जोड़े बोलो, बात अलग एक ही है, ठीक है। तो 23 हो गए, 23 हो गए। अब ये क्या हुए? 46 के आधे हो गए। तो हम पहले वाले को 2n कह रहे थे यानी द्विगुणित कह रहे थे, तो इनको क्या कहेंगे? अगुणित कहते हैं इसको। क्यों अगुणित कहते हैं? क्योंकि पहले 2n थे, 2n को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हुआ? आधे करे ना आपने, आधा मतलब 2 से डिवाइड, तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा? n। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? n। और ये भी क्या है? n है, ठीक। तो अगुणित कोशिका बनती है। ये युग्मक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड्स होते हैं, अगुणित होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन से बने हैं। और यही हमारे क्या है? नर व मादा युग्मक। जो नर से बना है वो नर युग्मक, जो मादा से बना है वो मादा युग्मक। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ये यहाँ बीच में आ रहा है तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको, है ना, 2n, ताकि आप बाद में अगर देखें तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। वो बीच में आ गया था उसके यहाँ से, तो n बचता है। युग्मक की आकारिकी के आधार पर जीवों में सामान्यतः 2 प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं। अब ये युग्मक बनते तो है, लेकिन हमें पता है हमारा तो संसार बहुत बड़ा है। ये तो हमने मानवों की बात की, हमारा संसार दुनिया में सबसे बड़ा है। मानव के अगर हम युग्मक की बात करें तो स्पर्म कैसा होता है? कभी किसी को याद हो तो ऐसा होता है। और अंडा कैसा होता है? अंडा ऐसा गोल होता है, मेल फीमेल का।
ठीक है। तो इस संसार में अगर हम बात करें तो हमें दो तरह के युग्मक देखने को मिलते हैं। पहले ऐसे जिनमें चलने के लिए ऐसे फुंदे लगे होते हैं, है ना, ऐसे फ्लैजिला लगे होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो ऐसे हिलता रहता है पूंछ की तरह और उनको आगे की तरफ बढ़ाता रहता है। इनको कहते हैं चल युग्मक। जैसे कि अगर हम मानवों की बात करें तो उसमें जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, वो चल होता है, क्योंकि उसके ऐसे ये फ्लैजिला लगे होते हैं, ये हिलते रहते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं। जबकि मादा जो होती है उसके पास चलने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे कोई ऐसे फ्लेक्स नहीं है, फ्लैजिला नहीं है, तो वो एक ही जगह पे रहती है। हाँ, रोल हो जाती है, मतलब लुढ़क जाएगी खून के साथ किसी के साथ, लेकिन ऐसे स्विमिंग नहीं करती, ठीक है। तो ये अचल होती है क्योंकि ये इसके पास फ्लैजिला नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको पानी में छोड़ दोगे तो ये तैरता रहेगा, इसको पानी में छोड़ दोगे तो ये वहीं रहेगी जब तक पानी हिलेगा नहीं, ऐसे। तो चल और अचल, ठीक है। दूसरा एक और जो कैटेगरी होती है वो होती है समयुग्मकी। समयुग्मकी मतलब आइसोगैमस। आइसोगैमस क्या? आइसो मतलब सम, एक जैसा, युग्मक के मतलब गैमेट। जब दोनों गैमेट देखने में सब तरह से एक जैसे हों तो उसे हम कहते हैं समयुग्मकी। यदि दोनों जनकों के युग्मक दिखने में यानी कि आकारिकी में एक समान होते हैं तो समयुग्मकी कहलाते हैं, जैसे कि कई शैवालों में होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास। अब देखो, क्लेमाइडोमोनास लैंगिक जनन में भी आ रहा है और आपने वहां पे अलैंगिक जनन में बीजाणु बनने वाले में भी पढ़ा था, तो इसमें दोनों विधियां पाई जाती है। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास में जैसे मैंने यहाँ पे दोनों अलग अलग बनाए, ऐसे अलग अलग नहीं होते। क्लेमाइडोमोनास में जो नर होता है वो भी ऐसा होता है और जो मादा होती है वो भी ऐसी होती है, दोनों चल होते हैं। इसमें भी फ्लैजिला है चलने के लिए, इसमें भी फ्लैजिला है, दिखने में भी एक जैसे, आकार में भी एक जैसे, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? समयुग्मजी, जिसका एग्जाम्पल आप शैवाल या तो लिख सकते हो और या क्लेमाइडोमोनास लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। दूसरे होते हैं विषम युग्मजी, जिसको कहते हैं हेट्रोगैमस, ठीक है। यदि दोनों जनकों के युग्मक आकारिकीय रूप से एक समान नहीं होते तो इसे हम विषम युग्मजी कहते हैं। उदाहरण क्या है? फ्यूकस शैवाल, फ्यूकस भी एक शैवाल है, ये भी एक शैवाल था। या मानव के युग्मक, मानव के युग्मक आपने देख ही लिए, ये स्पर्म, शुक्राणु, इसमें ये तो चल होता है नर वाला तो, लेकिन मादा अचल होती है क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं होता। मादा का जो अंड होता है, अंडा होता है, वो अचल होता है। ना तो दिखने में सेम लग रहे हैं आपको, ये तो गोला है और ये तो छोटा सा है। एग का साइज बड़ा भी होता है, ये छोटा होता है। ये चल फिर रहा है, पूंछ है इसके तो पूंछ है नहीं, तो दोनों भिन्न भिन्न है, तो इसको कहते हैं विषम युग्मकी, और इंग्लिश में इसको कहते हैं हेटेरोजिनस। दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया है फ्यूकस। फ्यूकस में भी ऐसा ही है, मादा तो ऐसी होती है बड़ी सी अंडाकार, और नर होता है ऐसा पिद्दू सा, बहुत छोटा। अच्छा, इसमें एक और, आप थोड़ा सा एनसीईआरटी तो नहीं कहती, लेकिन एक और वर्ड दिया जाता है जिसको हम कहते हैं ऊगेमी या ऊगेमस। वो क्या है जरा सुन लो, है इसी का पार्ट, विषम युग्मजी का पार्ट ही है, लेकिन ये जो फ्यूकस है ना, ये ऊगेमस में आता है। क्यों आता है जरा सुनो। जब दोनों युग्मक दिखने में भी अलग हो, चलने में भी अलग हो, तो हम उसको विषम युग्मजी कह देते हैं। लेकिन विषम युग्मजता इस हद तक अपना लेवल गिरा दे कि मादा तो बड़ी सी खतरनाक डेंजरस सुमो पहलवान, और स्पर्म बेचारा पिद्दू सा, ये तो मैंने फिर भी बड़ा बना दिया, बनाना मुझे इतना सही था अगर जिस हिसाब से मैंने मादा बनाई है, तो उसको हम कह देते हैं ऊगेमी। ठीक है, ये वर्ड आप कभी पढ़ें तो ध्यान रखना। ऊगेमी का एग्जाम्पल सिर्फ फ्यूकस है, फ्यूकस, ठीक है, ये ऊगेमी फ्यूकस में पाई जाती है। अगर आपको हेट्रोगेमस पूछे तो आप फ्यूकस लिख सकते हैं, लेकिन फ्यूकस भी ऊगेमस का एग्जाम्पल है, और मानव तो लिख ही सकते हैं, वो हेट्रोगेमस है, वो ऊगेमस नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतना दोनों में डिफरेंस नहीं है कि सुमो जैसा अंडा और स्पर्म जो है बिल्कुल सिमिलर सा थोड़ा सा है, हालांकि अंडा बड़ा है लेकिन स्पर्म से ज्यादा भी बड़ा नहीं है।
तो ये एक ऊगेमी वर्ड आप कहीं पढ़ ले तो ध्यान रखना है आपको। हिंदी में भी ऊगेमस ही लिखा हुआ है, इसको ऊगोनिया लिखा हुआ है कई जगह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं युग्मक स्थानांतरण की। अब गैमेट बन गए, ठीक है, हमने वही, मैं आपको फिर से वही ले जाती हूँ। ये नर युग्मक बन गया, कैसे? अर्धसूत्री विभाजन से। और ये मादा युग्मक बन गया, क्योंकि मैं इंसानों से ही आपको समझा रही हूँ, वरना मैं युग्मक ऐसे भी बना सकती थी, एक ये गोला और एक ये गोला। जब सम युग्म की अवस्था होती है तो दोनों एक जैसे होंगे। अच्छा, वो दोनों चल भी हो सकते हैं, वो दोनों अचल भी हो सकते हैं, तो सम, चाहे दोनों अचल हो तो भी सम ही है, एक जैसे ही दिख रहे हैं, और दोनों में फ्लैजिला हो तो भी वो सम युग्मकी में ही आएंगे। तो नर युग्मक तो बन गए, अब ये मिलेंगे कैसे? लव स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक दूसरे तक पहुंचेंगे कैसे ये दोनों? तो उसके बहुत से तरीके होते हैं। युग्मक निर्माण के पश्चात युग्मक को एक दूसरे तक पहुंचना निषेचन को संपन्न करता है, इसे युग्मक स्थानांतरण कहते हैं, गैमेट ट्रांसफर। कुछ कवकों और शैवालों जैसे क्लेडाफोरा में दोनों युग्मक चलनशील होते हैं। चलनशील का मतलब वही चलने वाले, उसमें फ्लैजिला होते हैं। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दोनों अचलनशील होते हैं, जैसे मैंने यहाँ बनाए हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एक चलनशील होगा और एक अचल होगा, तीनों कंडीशन है। युग्मकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यह माध्यम जल, वायु, कोई दूसरा प्राणी भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे तक पहुंचेंगे क्योंकि ये तो नर में बन रहा है, ये मादा में बन रहा है, अभी मिलना है इनका। तो जो लोअर कैटेगरी के एनिमल है जैसे मेंढक वगैरह हैं, वो तो क्या करते हैं, मेंढक पानी में रहता है ना, तो वो अपने नर युग्मक को पानी में छोड़ देता है। मादा युग्मक अपने अंडों को पानी में छोड़ देती है। फिर वही किस्मत के भरोसे चलते चलते कहीं मिल गए दोनों, तो दोनों आपस में क्या कर लेंगे, मिल जाएंगे, और नहीं मिले तो फिर नष्ट हो जाएंगे। तो कहीं सब में अलग अलग होता है, किसी में जल के द्वारा होता है, किसी में वायु के द्वारा होता है, किसी में कीटों के द्वारा, जैसे कि मधुमक्खियां और भंवरे क्या करते हैं, एक फूल का परागकण लेकर दूसरे फूल पर गिराते हैं और निषेचन को संपन्न करवाते हैं। पढ़ेंगे ये थोड़ा सा। तो भाई मिलने की प्रक्रिया अलग अलग जल में भी, वायु में भी, या किसी प्राणी में भी हो सकती है। मानव की बात करें तो हम में भाई फिजिकल रिलेशनशिप बनता है, उसके थ्रू हमारे गैमेट जो है वो स्पर्म जो है वो मादा के यूट्रस में जाते हैं। तो सब में अलग अलग प्रोसेस है और उस पर चल अचल का फर्क पड़ेगा ही। अगर अंडा स्टेबल होगा तो स्पर्म चल चल के जाएगा उसके पास, दोनों चलने वाले होंगे तो दोनों मस्त पानी के अंदर स्विमिंग करेंगे। चलिए, अब आ गया फर्टिलाइजेशन, कि वही किसी भी विधि द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, किसी भी द्वारा नर और मादा एक दूसरे के पास आ गए तो दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और मिलने की इस घटना को हम कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। युग्मक संलयन, और क्या कहते हैं भाई दूसरा नाम इसका, युग्मक संलयन। आपको बोल दे युग्मक संलयन का है तो वह कंफ्यूज मत हो जाना, फर्टिलाइजेशन को ही क्या कहते हैं, युग्मक संलयन। यह वह जैविक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत नर व मादा युग्मक का संलयन यानी मिलाप होता है, उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ये बात हम पहले स्टार्टिंग में कह चुके हैं कि ये जो चीज बन रही है दोनों के मिलने से, वो क्या है, युग्मनज है। और युग्मनज कैसा होगा, अब ये जरा ध्यान रखना। वहां पे हमने गैमेट निर्माण करे थे तो ये n बनाया था, ये भी n बनाया था, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई थी, आधी, अगुणित था ये भी अगुणित था। अब दोनों मिल गए तो n और n क्या हो गया, n इंटू n 2n। अब वापस चीज कैसी हो गई है, द्विगुणित हो गई है, क्योंकि प्राणी द्विगुणित था। जब तक आप द्विगुणित नहीं बनाओगे प्राणी कैसे बनेगा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो आपको 46 वाला बेबी पैदा करना पड़ेगा ना, आधे गुणसूत्र वाला बेबी कैसे पैदा करोगे, मानव के तो गुणसूत्र ही 46 है। तो वापस ये दोनों मिलते हैं, मिलने से गुणसूत्र वापस पूरे हो जाते हैं, 23 इधर से 23 इधर से, और हमारा द्विगुणित युग्मनज तैयार है। लेकिन ये अभी कैसा है, ये एक कोशिकी है, ये सिर्फ एक कोशिका है, दोनों के मिलने से अभी सिर्फ एक सिंगल सेल बनी है, ठीक है, जो कहाँ है, जहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ है, निषेचन हुआ है।
निषेचन की प्रक्रिया के आधार पर इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है आंतरिक निषेचन और दूसरा है बाहरी निषेचन। जब नर व मादा युग्मक का निषेचन जीव के शरीर के अंदर होता है तो इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। उदाहरण मानव और उच्च स्तरीय पादप। जब ये नर और मादा दोनों कहाँ मिले, जो भी एनिमल है चाहे वो नर हो या मादा, मैक्सिममली मादा के अंदर ही मिलते हैं। जैसे कि मैंने कहा ह्यूमंस में दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप बनता है। नर से स्पर्म जो है मादा के गर्भाशय यूट्रस में चले जाते हैं और वहां पे दोनों मिलते हैं। तो शरीर के अंदर जब इन दोनों का मिलन होता है, इन दोनों कोशिकाओं का, तो उसको हम कहते हैं आंतरिक निषेचन, है ना, बॉडी के अंदर। अब वो बॉडी किसी की भी हो सकती है। मानव में तो मादा की होती है, फीमेल की, लेकिन कुछ और भी ऐसे एनिमल है जिसमें नर में फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन मैक्सिमम फीमेल में ही होता है। ये बात आप याद रखें। तो मानव और उच्च स्तर में हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, यानी कि आंतरिक निषेचन पाया जाता है। बाहरी निषेचन, जब नर मादा युग्मक का निषेचन जनकों के शरीर से बाहर होता है तो इसे बाहरी निषेचन कहते हैं। यह अधिकतर जल में होता है। कहाँ पे पाया जाता है ये? जल वाली चीजों में, जैसे मेंढक और कुछ मछलियां। कैसे होता है कि हमारा ये प्यारा मेंढक है ना, ये मेंढक है। मेंढक क्या करता है? नर वाला मेंढक, ये नर मेंढक, और ऐसे ही हमारी मादा भी होगी, ये मादा मेंढक मान लो। मादा मेंढक अपने अंडों को छोड़ देती है, ऐसे गुच्छों के रूप में छोड़ती है। नर मेंढक पानी में अपने स्पर्म छोड़ देता है, ये जल है। अब वही मैंने कहा, ये दोनों चलते चलते घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही वाला गाना आएगा, और ये दोनों कभी मिल गए लहरों के साथ, है ना, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? ये स्पर्म और ये मादा का मिलन हो जाएगा। लेकिन ये मिलन कहाँ हो रहा है? ना तो इसके शरीर में हो रहा है ना इसके शरीर में हो रहा है, शरीर से बाहर पानी में हो रहा है, तो इसको कहते हैं बाहरी निषेचन। हमें मानवों में या पादपों में ऐसा नहीं होता। मानव में कहाँ होता है? जो फीमेल होती है उसके यूट्रस के अंदर होता है ना, फीमेल का एग यहाँ रहता है और स्पर्म आता है, और यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर, अंदर की तरफ निषेचन होता है, और इनमें शरीर के बाहर निषेचन होता है, इसीलिए इसको कहते हैं बाहरी निषेचन। मछलियों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है निषेचन पश्य घटनाएं। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, तो तीसरा स्टेप्स क्या होगा? निषेचन के बाद क्या होगा? पहले युग्मक बना दिए, फर्टिलाइजेशन कर दिए, अब क्या करना है? तो अब भाई अभी मैंने कहा कि जो युग्मनज बना है, किसी का भी हो, मानव का हो, पौधे का हो, मेंढक का हो, किसका भी है, सभी को जाइगोट ही बोलेंगे, क्योंकि वो नर और मादा के मिलने से बना है। लेकिन ये तो एक सिंगल सेल है, एक कोशिका है, इससे पूरा जीव बनाना है ना, इससे जीव बनाना है, पूरा एनिमल, प्लांट, जो उसकी भी बात हो रही है वो बनाना है। तो वो कैसे बनेगा? क्योंकि हम में तो कितनी सारी सेल्स हैं, प्लांट में तो कितनी सारी सेल्स हैं, मेंढक में तो कितनी सारी सेल्स हैं, और ये बेचारी एक अकेली। तो इस अकेली सेल में विभाजन होने से, डिवीजन होने से, बहुत प्रकार के विभाजन, मेनली समसूत्री विभाजन होता है, लिख सकते हो आप समसूत्री। समसूत्री विभाजन से बहुत सारी कोशिकाओं का ढेर बनता है, और फिर वो कोशिकाएं आगे जैसे भी हो अंगों का निर्माण करती है, जैसे कि हाथ बना दिया, पैर बना दिया, मुंह बना दिया, आंख बना दिया, ऐसे। तो पहले तो विभाजन होगा, लेकिन विभाजन से तो सिर्फ गुच्छा बनेगा कोशिकाओं का, ऐसा। ये गुच्छा एनिमल थोड़ी ना है। मान लो आपको मेंढक बनाना है, तो ये कहाँ मेंढक है ना, चार पैर वाला, और ये तो गुच्छा है। इसके बाद एक और प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं विभेदन, कि ये जो कोशिका है ना वो अपने अपने हिसाब से अंगों का निर्माण करेगी, कि कुछ हाथ बना रही है, कुछ पैर बना रही है, उसको क्या कहते हैं? विभेदन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। और विभाजन को तो क्या कहते हैं? डिवीजन। देखो डिफरेंस होना, कि एक कोशिका दूसरी कोशिका से डिफरेंस हो जाएगी, कि वो हाथ बनाएगी, वो पैर बनाएगी, समझ गए होंगे। फिर जीव का निर्माण होता है। तो जाइगोट से लेकर ये जो पूरा प्रोसेस बना है,
एनिमल बनने तक का, और जिसको हम कह सकते हैं कि भ्रूण बनने तक का। भाई छोटा बेबी को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो तो कहते हैं जब वो स्टमक में माँ के पेट में होता है, भ्रूण कहते हैं एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है? पश्च फर्टिलाइजेशन, पश्च निषेचन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन रिएक्शन, और इसी को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि भ्रूणोद्भव। एम्ब्रियो बन रहा है इसलिए एम्ब्रियोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब बनना। निषेचन के पश्चात युग्मनज से भ्रूण, परिभाषा देख लो, युग्मनज से भ्रूण बनने की या निर्माण करने की प्रक्रिया भ्रूणोद्भव कहा जाता है। 1 नंबर में पूछा जा सकता है। इस प्रक्रिया में एक कोशिकीय युग्मनज कई समसूत्री विभाजन कर एक नए बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण करते हैं। ये रहा बहुकोशिकीय भ्रूण, और फिर इसके पश्चात इसमें कोशिका विभेदीकरण, ये जो ये तो गुच्छा बन गया, अभी गुच्छे में विभेदन होगा, विभेदीकरण होगा, जिसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। उसके बाद हमारा जो है जीव बनेगा, लेकिन छोटे आकार में, धीरे धीरे फिर वो वृद्धि करेगा ना। बेबी एकदम बड़ा होके थोड़ी बाहर आ जाता है, छोटा रहता है ना पहले। तो भाई जिससे विशेष उत्तक यानी कि टिश्यू और अंगों की संरचना होती है, वह परिणाम स्वरूप संपूर्ण जीव का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, चलिए, बाहरी व आंतरिक निषेचन के आधार पर युग्मनज भ्रूण का बाहर आने प्रसव के आधार पर निम्न प्रकार से होता है कि अब जो एम्ब्रियो बन गया है उसको शरीर से बाहर आना है ना। प्रेग्नेंट लेडी होती है, उससे बेबी अंदर बड़ा थोड़ी होगा, बाहर आके बड़ा होता है ना। तो बाहर आने की जो प्रक्रिया है अलग अलग जीवों में, उसके हिसाब से हमारे पास 3 कैटेगरी है। पहली, अंडधारी, जो अंडे देते हैं, सीधा सा है, सिंपल सा, कोई ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। जो अंडे के रूप में बच्चे देते हैं, है ना, अंडे निकालते हैं बॉडी से, एग शेल वाले, है ना। मुर्गी के अंडे देखे ही हैं आपने, वैसे अंडे पक्षी देते हैं जनरली। जीवधारी, ये सजीव प्रजक, जो बच्चे देते हैं, सीधे बच्चे, जैसे कि हमारी बॉडी से सीधा बच्चा बाहर निकलता है, अंडा नहीं निकलता। ठीक है, वो सजीव प्रजक। और सजीव प्रजक में मैंने आपको बायोफिल्म भी समझाया है कि सजीव प्रजक का भी एग्जाम्पल आपको पेड़ों में भी याद रखना है, बायोफिल्म। और अंड जरायुज, जो ओवोविविपेरस होते हैं, मतलब कि आधा अधूरा सा काम करते हैं, ना तो वो पूरा अंडा देते हैं ना वो पूरा बच्चा देते हैं। कैसे होता है अभी समझाऊंगी। उनको कहते हैं ओवोविविपेरस। वैसे एनसीईआरटी में ये वाली चीज नहीं दी हुई है, यही 2 चीजें दी हुई है। ठीक है, लेकिन इसे पढ़ना जरूरी है। पहले है अंड प्रजक, ऐसे जीव जो अंडे द्वारा जीव को उत्पन्न करते हैं अंड प्रजक कहलाते हैं। यह अंडे प्रायः जेली या कैल्शियम युक्त कवच से ढके होते हैं। उदाहरण मेंढक, पक्षी, सांप, सबके अंडे आपने देखे हैं। अंडा सबने देखा है, क्या होता है, बाहर की तरफ एक कवच होता है, और वो कवच किसका बना होता है? कैल्शियम युक्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है जनरली। तो ये अंडे देते हैं और उसमें से बच्चा निकलता है। सजीव प्रजक, जिसको हम विविपेरस कह रहे हैं, विविपेरस क्या रहते हैं? डायरेक्ट बच्चा देते हैं। वे जीव जो जीव को शिशु के रूप में जन्म देते हैं सजीव प्रजक, यही विविपेरस कहलाते हैं। प्रायः यह शिशु मादा शरीर से बाहर आता है। उदाहरण मानव या गाय, देखा है आपने, डॉग को भी देखा है, डायरेक्ट बच्चा देती है, गाय डायरेक्ट बच्चा देती है, हम डायरेक्ट बच्चा देते हैं। तो ये है विविपेरस। तीसरे, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इस पे बिहार और यूपी बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अंड जरायुज जिसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओवोविविपेरस। इनमें क्या होता है कि आधा अधूरा डेवलप, यानी कि नॉर्मल, जैसे कंगारू है, कंगारू से ही लेते हैं। कंगारू क्या करते हैं, कंगारू जो होते हैं अपने बच्चे को आधा अधूरा सा शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और उनके बाहर एक पाउच होता है, देखा होगा कंगारू के बच्चे उसमें से ऐसे झांकते रहते हैं, पाउच होता है। तो आधा अधूरा सा बना हुआ जो बेबी है वो बाहर निकाल देते हैं और उस पाउच में रखते हैं, जब तक वो पूरा डेवलप्ड बेबी नहीं बन जाता। तो ना तो वो अंडा दे रहे हैं ना पूरा बच्चा दे रहे हैं, बच्चा भी पूरा नहीं दे रहे, आधा अधूरा सा डेवलप दे रहे हैं। तो वो फिर उसको अपने उस पाउच के अंदर, जिसको मार्सुपियन पाउच कहते हैं जनरली, उसके अंदर रख के रखते हैं, और जब तक वो अच्छे से डेवलप नहीं हो जाता वहां से बाहर नहीं आता। तो आधा अधूरा सा आप मान सकते हैं। वे जीव जो अंडे के रूप में जीव को निष्कासित करते हैं, परंतु उसका विकास शरीर के अंदर होता है। ठीक है, निकाल लेता है वो बॉडी के, लेकिन रखता अभी भी शरीर के अंदर है, उस पाउच के अंदर, और फिर वहां पे
विकास करता है। तो इसे क्या कहते हैं, अंडजरायुज कहलाते हैं। उदाहरण टाइगर शार्क, ये भी ऐसा करती है, कुछ मछलियां और कंगारू, ठीक है, कुछ मछलियां, सारी नहीं, और टाइगर शार्क, इनमें ऐसा पाया जाता है। अंडे को आधा अधूरा, टाइगर शार्क क्या करती है, वो आधा अधूरा सा डेवलप अंडा निकाल के अपनी बॉडी के आसपास अंदर की तरफ छुपा के रखती है। जब उसमें से बेबी निकल आ जाता है फिर उसको बाहर पानी में छोड़ती है, ठीक है। तो ये जो 3 थी, और इसी के साथ ये जो चैप्टर है उसके सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं। एक जो बात बचती है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जनन के क्या महत्व है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जनन से किसी जाति की निरंतरता व उत्तरजीविता बनती रहती है। जो कि हमने स्टार्टिंग में कहा कि अगर जाति है उसको बने रहना है, उत्तरजीविता का मतलब आगे से आगे बने रहना है, अगर उसका डायनासोर की तरह खत्म नहीं होना है उसे, कि कभी डायनासोर हुआ करते थे, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, जनन। तो ये उसका महत्व है। जनन में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण होता है, ठीक है। लक्षण जाते हैं, लक्षण मतलब कैरेक्टर, जो आप में कैरेक्टर है वो आपके बच्चों में जाएगा। लक्षणों में आपके गोरे हो आप, तो आपके बच्चे भी गोरे होंगे, आप में से कोई काला है तो काले भी हो सकते हैं। तो लक्षणों का स्थानांतरण होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। जनन से जीव अपने समान संतति उत्पन्न कर पाते हैं, वही कहानी के अपने जैसे जीव उत्पन्न कर पाते हैं। जाति जीव विशेष का संरक्षण होता है, वही कि जाति खत्म नहीं होती, कि आप मरे तो आपके साथ मानव की जाति खत्म हो गई। डायनासोर का लास्ट वाला डायनासोर मरा होगा, पूरे डायनासोर खत्म हो गए। मक्खी मरी, अब दुनिया में कोई मक्खी नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। क्या होता है, संरक्षण होता रहता है, कंजर्वेशन होता रहता है, आगे से आगे हमारी जाति बढ़ती रहती है। लैंगिक जनन जातीय विकास में आवश्यक व महत्वपूर्ण है। लैंगिक जनन की क्या विशेषता है, यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन में ट्विस्ट देके ये पूछ ले कि लैंगिक जनन का महत्व बताओ, तो आप ये वाली लाइन वहां पे लिख सकते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है, जाति का विकास होता है। देखो जब हम ये करते हैं ना कि एक नर से लिया एक मादा से लिया, फिर दोनों को मिलाया, फिर मिला के हमने जीव उत्पन्न किया, तो देखो ये नर से आया है और ये मादा से आया है, मतलब अलग अलग कोशिकाओं सेल से आया है। तो इनका डीएनए दोनों का अलग था। ये वाला जो आदमी था इसके कुछ अलग कैरेक्टर थे, इसकी आंखें भूरी थी, बाल सफ़ेद थे। ये वाली जो औरत थी ये गोरी थी, जिसकी आंखें ब्लू थी। तो दोनों के लक्षण अलग अलग थे। जब ये मिले होंगे तो इनमें लक्षणों का मिक्सचर हुआ, मिश्रण हुआ, और मिश्रण से जो जीव बना है वो थोड़े अलग कैरेक्टर का, बिल्कुल सेम नहीं है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, सेम के सेम आता है, क्योंकि उसमें कोई मिक्सचर होता ही नहीं है। यहाँ पे मिक्सचर होता है। इस मिक्सचर की वजह से मान लो जो हमारा जीव आया है, जो नया हमारे पास बच्चा आया है, वो बहुत गोरा है और उसकी आंखें कोई अलग ही कलर की, इन दोनों से भी। मान लो ये इसकी आंखें काली थी, इसके आगे मान लो मैंने कहा ब्लू थी, नीली, अब इसकी आगे पीली निकल गई, तो क्या हो गया, ये चेंज आ गया इसमें। क्यों आया ये चेंज, दोनों के डीएनए मिलने से, दोनों के जीन्स मिलने से। तो ये चेंज हमारी जाति के लिए बहुत विकसित विकास का काम करता है, तभी हम मानव बने हैं, वरना अभी तक हम वही मछलियों और मेंढकों में पड़े होते। मेंढक में, मछली में, मुर्गियों में। थोड़ा सा क्लास आप 11th में पढ़ के विकास पढ़ के आए, अभी 12th में भी पढ़ेंगे, पढ़ लिया होगा क्योंकि वन शॉट चल रहा है। तो भाई कैसे हुआ कि ये जो विकास हुआ है ये जीन्स में चेंज की वजह से हुआ है। अगर ये चेंजेस नहीं हुए होते तो हम कभी मंकी से या कपी से मानव नहीं बने होते। तो इस चेंज की वजह से ये मिक्सचर होना जरूरी है, और यही हमारी जाति को क्या करता है, विकसित करता है। अब जो है ये एनसीईआरटी का बहुत एक फोटो है जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, हालांकि होना नहीं चाहिए, मैंने अभी समझा दिया है। कुछ नहीं दिया, यहाँ पे देखो 2n दिया हुआ है। 2n क्या होता है, टोटल उसमें जो गुणसूत्र होते हैं उसको हम 2n कहते हैं, और उसके आधे n होते हैं, यही बात मैंने समझाई थी। 2n होता है उसको द्विगुणित कहते हैं, और उसका आधा कर देते हैं तो उसको हम n कहते हैं अगुणित। अब यहाँ पर कई जगह आपको द्विगुणित दिया है, कई जगह अगुणित दिया है, आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको 2n दिया है और n पूछा है तो इसका आधा कर दोगे तो n आ जाएगा। आधे वाला दिया है, n दिया है, तो इसका दुगना कर दोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि 2n ही है ना, n into n ही 2n होता है।
बस यही करना है। जैसे मनुष्य में 46 होते हैं, 46 2n है, तो n कितना होगा, इसका जस्ट आधा, तो 23। अब यहाँ पे घरेलू मक्खी में 12 दिए हैं, 12 2n है। पूछा क्या है हमसे, पूछा है हमसे n, मतलब 2n का आधा पूछा है, तो 12 का आधा 6, सीधा सा। अब यहाँ पे 2n दे दिया है, n मतलब कि आधा वाला दिया है हमें, 21 है, हमें 2n करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 2, कितना हो गया 42। इधर जाना है तो आधा कर दो, इधर जाना है तो पूरा 2 से गुणा कर दो। अगुणित पता करना है तो द्विगुणित को आधा कर दो, क्योंकि वो 2 है, 2 के आधे 1, और अगुणित से द्विगुणित पता करना है तो 2 से गुणा कर दो, यही सेम प्रोसेस है। 78 द्विगुणित है, 78 का आधा क्या हो गया 39, ठीक है, जस्ट आधा कर दिया हमने, 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही अब 19 है, 19 का दुगना, ये 19 था, n में है तो इसका 2n करना है तो 2 से गुणा कर दो, 19 दूनी 38। बस ऐसे कैसे आपको जो है पूरा करते जाना है। और एक बता देती हूँ, मक्का में 24 दिए हैं, यानी n दिया है, n का दुगना, 24 का दुगना 48। बस इसी तरह आपको ये है सारा फिल करना है। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसलिए मैंने दिया है। यूपी, बिहार और एमपी बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में कई बार ऐसे, इसको ऐसे टेबल फॉर्म में नहीं दिया है उन्होंने दिया है कि मक्का में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 48 है, तो उसके अगुणित गुणसूत्रों की संख्या बताओ। तो इसी टेबल को तो उन्होंने सवाल बना दिया। द्विगुणित की 48 दे रखी है, अगुणित की पूछी है, तो द्वि को आधा करना है, अगुणित आ जाएगा, है ना। यही बात याद होनी चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए। द्विगुणित का आधा अगुणित, अगुणित का दुगना द्विगुणित, बात खत्म। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, सिर्फ बोर्ड में नहीं, कंपटीशन लेवल पे भी आए हुए हैं। तो आपको ये ट्रिक ध्यान में रखनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक चीज दी हुई होगी दोनों में से, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो है वो भी खत्म होता है। और अब बात कर लेते हैं मेन, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर बताइए, ठीक है। वही अंतर है जो हमने पढ़ा है, बस उसी को पॉइंट बना के लिखना है। इसमें क्या होता है, इसमें एक जनक द्वारा संतति उत्पन्न होती है, ये पता ही है। अलैंगिक जनन की परिभाषा आपने ये लिखी कि एक जनक द्वारा उत्पन्न संतति जो होती है वो अलैंगिक जनन होती है। इनमें 2 विपरीत लिंग, अब वो विपरीत लिंग लिखो या 2 जनक लिखो, कोई फर्क है क्या। विपरीत लिंग मतलब क्या, एक नर है और एक मादा है, एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो दोनों विपरीत लिंगों के द्वारा क्या होती है, संतति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, इसमें प्राप्त संतति पूर्णतः जनक के समान होती है, जिसे क्लोन कहते हैं। ये बात भी हमने पढ़ी थी जब महत्व पढ़े थे कि इसमें उसी जनक से बनी हुई है, तो उसमें जो संतति होगी वह पूर्णतः उसके समान होगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें तो मिक्सचर होता है। इसमें प्राप्त संतति में जनक से भिन्न लक्षणों का विकास होता है ना। लक्षण दोनों से भिन्न होंगे, मादा और नर के दोनों मिलेंगे तो हो सकता है दोनों में से किसी एक के आ जाए, या दोनों से अलग ही कोई तीसरा प्रकार का लक्षण उत्पन्न हो जाए। जैसे कि मैंने आंख वाला बताया, काला और नीला था और आ गया पीला, ठीक है। तीसरा है, इसमें प्राय समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको जब अलैंगिक जनन, कि अलैंगिक जनन में सारे विभाजन समसूत्री होते हैं। अलैंगिक जनन में गुणसूत्रों की संख्या समान ही रहेगी, आधी नहीं होती। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें बीच में एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है जब युग्मक बनते हैं। इनमें अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक बनते हैं, युग्मक बनाए थे नर और मादा अर्धसूत्री विभाजन करके। इनमें युग्मक निर्माण नहीं होता, इसमें भाई सेम वही एनिमल टूटा फटा नया बन गया, युग्मक निर्माण नहीं होता। इसमें युग्मकों का निर्माण व निषेचन दोनों होता है, युग्मक बनते भी हैं और वापस मिलते भी हैं, जुदा करके वापस मिला देते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण क्या है, प्लांट, लोअर कैटेगरी के प्लांट, क्योंकि हायर वाले में भी लैंगिक जनन पाया जाता है। निम्न स्तर के पादप, शैवाल, अमीबा देखा ही था हमने, इधर उच्च स्तरीय पादप और जंतु, ठीक है। तो ये था आपके इस चैप्टर का 1 शॉट।
और आई होप आपका इससे चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया हो। अगर आपको डिटेल क्लासेस देखनी है तो फिर आपको वही लेक्चर बाय लेक्चर जो है प्लेलिस्ट पे जाके देखनी पड़ेगी। तो इसी के साथ वन शॉट को ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अगले किसी वन शॉट में।